आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारी आने वाली इलेक्शन और उसके हमारे प्रत्याशी वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2 के प्रत्याशी लायन परमानंद जी शर्मा जो लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए सीधी बात, रोक ठोक जला मराठीत म्हणतात। आज इस सभा में मेरे साथ जो साथ दे रहे हैं वो स्वयं हमारे प्रत्याशी परमानंद जी शर्मा, हमारे पास काउंसिल चेयरमैन लायन फतेहचंद जी रांका, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हसमुख भाई मेहता, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजकुमार जी राठौड़, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमेश भाई शाह, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्रीकांत जी सोनी, अन्य सभी पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोविड की इस दुविधा के कारण वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रहे, लेकिन वो जूम पे हैं। जहाँ कहीं उनकी आवश्यकता होगी वो भी जुड़ेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं इलेक्शंस होती हैं, मुद्दे बनते हैं, प्रश्न भी उठते हैं। हम में से हर एक ने इस दौरान जब भी लायंस से बात करी, लायंस को कांटेक्ट किया, तब उनके कई प्रश्न उठे, उन्होंने कई प्रश्न पूछे, कई प्रश्न बनाए भी गए। आप सभी जानते हैं होते हैं, मुद्दे उठते हैं इलेक्शंस के दौरान, और हम में से ये कोशिश भी की गई कि क्यों न अमेरिकी पद्धति के जैसे दोनों ही उम्मीदवारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और वहाँ उनके प्रस्तुतिकरण हो, दोनों अपना अपना प्रस्तुतिकरण दें। लेकिन वो संभव हो नहीं पाया, उनमें कुछ अड़चनें हैं वगैरह वगैरह भी बताया गया। हमने कहा कोई बात नहीं, जो प्रश्न हमारे पास आए हैं, हम में से हर एक पास गवर्नर्स ने जब भी मित्रों से बात करी है तब कुछ प्रश्न आए हैं, वो प्रश्न हम परमानंद जी से सीधे सीधे पूछेंगे। और इस जूम के द्वारा भी जब आपको भी कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर उसको चैट बॉक्स में डालें। हमारे पास जैसे जैसे वो प्रश्न आएंगे हम उनको पूछेंगे। हो सकता है कि आपका ये प्रश्न हमारे प्रश्नावली जो हमारे पास है उसमें पहले से ही है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करें। कोशिश करें कि इस प्रोग्राम को हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे सीधे आप तक लेके आएँ, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही है सीधी बात, और सीधे सीधे तरीके से बात करेंगे। तो आइए, मैं पहले परमानंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप सभी का स्वागत करें। कुछ इस तरीके से हैं कि प्रश्न हम पॉलिसी गवर्नर्स को प्रश्न पूछते जाएंगे, परमानंद जी उनके उत्तर देते जाएंगे, और जैसे जैसे आपके जूम पे वो प्रश्न आएंगे हम उनको भी इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। तुम्हाला जेव्हा जेव्हा वाटेल तेव्हा तुम्ही त्या चॅट बॉक्समध्ये प्रश्न टाका आणि तो प्रश्न आमच्याकडे येतील। आमच्या इथे आमचे जे सहकारी आहेत ते प्रश्न आमच्याकडे पाठवतील आणि तोही आम्ही परमानंदजींना जरूर विचारू। लेट अस स्टार्ट। आई रिक्वेस्ट परमानंद जी टू डू वेलकम। नमस्कार दोस्तों, सभी लायंस मित्रों को बारंबार नमस्कार। मेरे आदरणीय और इस प्रांत के सभी मार्गदर्शक पीएमसीसी फतेहचंद राका सर, पीएमसीसी द्वारका जी जालान जी, राजकुमार राठौड़ जी, हसमुख भाई मेहता जी, रमेश भाई, श्रीकांत जी सोनी जी और सभी गवर्नर्स जो जूम के ऊपर हैं, वो मेरे आदरणीय प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर्स, कैबिनेट ऑफिसर्स और सभी लाइन सदस्यों को मैं नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के लिए, सीधी बात के लिए। दोस्तों, जैसा सर ने बताया कि हमने प्रयास किया है कि जो भी हो लाइनिज़म के अंदर स्पष्टता के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, और हमारा मानना बहुत क्लियर है कि लाइनिज़म को अगर लेके जाना है तो एक स्पष्ट सोच के साथ हम इस प्रांत को आगे कैसे बढ़ा पाएँ। इसके लिए मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ इस प्रांत में निर्माण की गई है, उसका जवाब आपने देना चाहिए। तो मैंने सहर्ष स्वागत किया और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग चाहता हूं कि आपके मन में जिस तरह के भी प्रश्न हैं, जैसे सर ने बताया, आप हमको तक भेजिए और हम प्रयास करेंगे कि कोई बिना लाग लपेट के आपको सीधा उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों। धन्यवाद परमानंद जी। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं फतेहचंद जी रांका। झूमवर असलेल्या सर्व लायन बंधू भगिनींना माझा सप्रेम नमस्कार। पहिले तर उद्या अक्षय तृतीया आहे। या अक्षय तृतीयाच्या शुभप्रसंगी आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा, आपल्याला, आपल्या परिवाराला, मित्रपरिवाराला सगळ्यांना या अक्षय तृतीयेच्या शुभेच्छा। आणि आपण ज्या संकटातनं चाललो आहे ते संकट लवकरात लवकर दूर व्हावं आणि आपण सगळे परत आनंदी आपण आपलं जीवन सुरू करूया। परमानंदजी, काही गेल्या वर्षापासून, नाही काही महिन्यापासून
माझ्याकडे मेसेज येतात, लोक फोन करतायत की तुमचं 10 वर्षाचंच करिअर झालं आहे आणि 10 साल का करिअर आहे आणि या 10 वर्षात लगेच तुम्ही उमेदवारी डिक्लेअर केली आहे. आणि दुसरं असं आहे की तुम्हाला अनेकांनी त्यावेळेला म्हणजे तुम्हाला सांगितलं आहे की 3 वर्ष थांब, मी 3 वर्षांनी तुम्हाला गव्हर्नर रूपमध्ये पाहतो. हे जे काही आम्हाला प्रश्न येतात तर आम्हालाही एक संभ्रम पडला की हे काय की 10 वर्षाच्या लायनिझममध्ये तुम्ही काही वाटत नाही का, ही गडबड होत नाही का? याचा जर मला खुलासा केला तर बरं होईल. परमानंद जी. सर बहुत सुंदर प्रश्न है और मुझे एक कब तक लाइनिज़्म के 10 वर्ष के पूरे अनुभव में ये चीज़ समझ नहीं आई सर कि लाइनिज़्म में गवर्नर बनने के लिए इस 10 वर्ष का एक पीरियड क्यों, एक मापदंड क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एक उम्र को लेकर के 37 ईयर में गवर्नर बन रहे हैं और 10 साल का लाइनिज़्म में दोनों ही एक मिथक है. मैंने पिछले दिनों काफ़ी स्टडी किया है और मैंने पाया कि 21 वर्ष की रुता करके हैं बैंकॉक की, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनी. इस वर्ष पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट 788 गवर्नर हैं, जिनमें एवरेज एज अगर मैं देखूं तो उनकी 52 आती है और 40 से कम जो गवर्नर देखते हैं तो 150 सर गवर्नर्स हैं जो 40 से कम हैं. जब वैश्विक पटल के ऊपर 150 गवर्नर 40 से कम उम्र के हो सकते हैं तो हम सपना क्यों नहीं देख सकते? और सर ये तो वैश्विक पटल की बात है, लेकिन हमारे प्रांत के अंदर मेहर अंकल एसरिया सर है, नरेंद्र भंडारी जी हैं, दीपक शाह जी हैं, द्वारका जी हैं, ये लगभग 40 की उम्र में गवर्नर बने और यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने का रिकॉर्ड रखने वाले गवर्नर भी अपने ही डिस्ट्रिक्ट से निकले हैं जो 36 ईयर में बने. तो ये सब चीज़ें एक लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने के लिए कही जा रही है. मेरा मानना है कि आपकी कार्यकाल की अवधि कितनी है या आपने कितना साल लाइनिज़्म में दिया है वो दूसरा प्रश्न है, लेकिन आपका अनुभव कितना है और आपने लाइनिज़्म को कितने शिद्दत से जिया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक परमानंद जी, आपने कहा कि कितने वर्ष से ज़्यादा कैसे किस तरीके से आपने लाइनिज़्म को जिया उसको देखना चाहिए, ऐसा फतेहचंद जी मेरा भी मानना है. आपकी कोई टिप्पणी है इसके ऊपर? ज़रूर मेरी एक टिप्पणी है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जो परंपरा हुई है 36 साल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और वो हर एक साल सब जगह क्लेम करते गए कि मैं यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर. पाकिस्तान की जो भी हुई थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मेरे काल में, वो भी 23 साल की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, वो लेडी थी. तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कौन से साल में बनना है, उसका जो सेवा कार्य क्या किया है ये देखना है. और हमें श्योर है कि आपने देखा होगा कि परमानंद जी का भी सेवा कार्य कितना डीप है. थैंक यू वेरी मच. आप कहते हैं लाइनिज़्म फर्स्ट. हम जब लोगों को सेमिनार्स में बताते हैं तो हम कहते हैं फैमिली फर्स्ट, बिजनेस उसके बाद और फिर लाइनिज़्म. तो ये लाइनिज़्म फर्स्ट क्या है, थोड़ा सा इलाबोरेट करें. सर मैंने जब देखा 10 साल के लाइनिज़्म के अंदर कि हम लाइनिज़्म में आते हैं, बात करते हैं, समय देते हैं और एक अमूमतः एक कैबिनेट ऑफिसर्स हो या पीएसटी हो, अपने साल भर एक उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण समय वो उस संस्था को देता है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है सर कि लाइनिज़्म फर्स्ट से ज़्यादा पॉलिटिक्स फर्स्ट हो गई है. महत्वपूर्ण मुद्दों में उन्होंने उस चीज़ को इतना डाइवर्ट कर दिया है कि लोग लाइनिज़्म की बात छोड़ करके पूरा राजनीति करना शुरू कर देते हैं. क्लब टू क्लब, मैन टू मैन ऐसी मार्किंग की जाती है कि उनको उद्देश्य से भटका दिया जाता है. अब हम सीधी बात ये करना चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो वो अपनी संस्था के भलाई के लिए हो. जो भी हम करें, हमारा एक मूल तत्व है कि जो मोटो है वो है वी सर्व. हम लोगों की भलाई के लिए क्यों नहीं आगे आते? क्यों हम ये अपेक्षित हैं कि दूसरी संस्थाएं हमसे आगे निकल जाती है? 14.5 लाख लोग सदस्य होने के बाद भी हम इस चीज़ों को ये दुनिया के सामने नहीं रख पाए कि हम क्या कर रहे हैं. इसीलिए हमारी एक संकल्पना साकार की है कि मैं इसमें बिल्कुल भी, मेरे को इसमें दुविधा नहीं है कि फैमिली फर्स्ट होनी चाहिए, 100% होना चाहिए, बिजनेस सेकंड होना चाहिए. लेकिन जब हम लाइनिज़्म कर रहे हैं तो लाइनिज़्म करते वक्त हमारा मूल कर्तव्य है कि हम बस संस्था के बारे में सोचें, लोगों के भले के बारे में सोचें, उनका उत्थान कैसे हो और सबको साथ लेकर के मानवीय समुदाय की सेवा कैसे कर सकें. इसलिए लाइनिज़्म फर्स्ट की अवधारणा बनी है. और जब लाइनिज़्म करेंगे तो लाइनिज़्म फर्स्ट की मूल धारणा को रख करके ही हम आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है सर. मेरा मानने का इसमें या आपका कहने का मतलब मात्र शायद इतना हो सकता है कि जब हम लाइनिज़्म में आए हैं तो लाइनिज़्म में पॉलिटिक्स आटे में नमक चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स या बहुत ज़्यादा मैं वाद जो चल रहा है उससे हट के आपका फोकस शायद सेवा कार्यों पे ज़्यादा, ऐसा से हट के आपका फोकस शायद सेवा कार्यों पे ज़्यादा, ऐसा कहने का मतलब इसके लिए आपने लाइनिज़्म फर्स्ट कहा, ऐसा मेरा मानना है. और शायद आप लोग भी इस बात को भली भांति जानते हैं.
कि परमानंद क्या कहना चाहते हैं। हसुख भाई के पास एक प्रश्न है। हसुख भाई। परमानंद जी, बहुत ही कॉन्फिडेंस से और बहुत ही स्पष्ट विचार से आप जवाब दे रहे हो, मगर इस साथ साथ में एक सवाल उठता है, डू यू बिलीव इन लॉयल्टी? क्या आप लॉयल्टी में विश्वास रखते हो? कल तक आप और किसको लॉयल थे? आज वो ग्रुप छोड़ के आपने ये इलेक्शन के लिए आपकी उम्मीदवारी रुजू की है, तो आप लॉयल्टी में किस हद तक विश्वास रखते हो? सर, बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है जिसका मैं खुद बहुत दिनों से जवाब देना चाह रहा था। एक बहुत बड़ा विवाद का विषय बना के रखा हुआ है कि लॉयल्टी, लेकिन लॉयल्टी किससे? लॉयल्टी संस्था के साथ या एक व्यक्ति के साथ? हम व्यक्तिवाद की बात कर रहे हैं या लाइनवाद की बात कर रहे हैं? अपने प्रांत में बहुत सालों से ऐसा कुछ हो गया है कि अगर हम एक विचारधारा के अलग जाकर के बात करना चाहेंगे तो वो चीज हमको अलग थलग करने का प्रयास करते हैं, लॉयल्टी की बात सिखाने का प्रयास करते हैं, हमको गद्दार, हमको फितूरी इसकी बात करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों और सर, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जब भी लॉयल्टी की बात आएगी तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि जिस संस्था के लिए, जिस संस्था ने हमको नाम दिया है, मान दिया है, सम्मान दिया है, उसके प्रति हम आचरण करें और सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ने की बात करें। आज की परिस्थितियों में वापस से ये चीजें नए लायंस को बताने की आवश्यकता है, उनको सिखाने की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि एक अलग तरह का ऑरा निर्माण कर दिया जाता है। डे वन से पीएचडी के दिमाग में एक अलग अलग चीजों के माध्यम से उनको ये बताया जाता है कि ये ग्रुप ऐसा है, वो ग्रुप ऐसा है, आपको उसके साथ रहना है, आपको उसके साथ रहना है। मैं इन चीज़ों में कतई विश्वास नहीं करता। अगर हमको लोगों की सेवा करनी है और सेवा परमो धर्म का अगर हमारा नारा है तो उसके लिए हमको हमारी संस्था के साथ लॉयल्टी होनी पड़ेगी। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष की लॉयल्टी के पक्ष में नहीं हूँ और ग्रुपिज्म और जो और बातें चल रही है, मैं उस चीज़ के कतई सख्त खिलाफ हूँ। फतेहचंद जी, हाँ हसमुख भाई, सॉरी। आई अप्रिशिएट योर रिप्लाई। लॉयल्टी संस्था को ही चाहिए। यस सर। हम लोग आज ये भूल गए हैं, संस्था की लॉयल्टी के बजाय कोई ग्रुप लॉयल्टी में जो आज की ट्रेंड चल रही है। और अगर हमें लायंसिज्म में बदलाव लाना है तो हमें संस्था के प्रति निष्ठा चाहिए। आई अप्रिशिएट योर रिप्लाई। थैंक यू सर। मैं खाली फतेहचंद जी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमें एक जो युवा गवर्नर थे वो पहले कहा करते थे ये मेरे मेंटोर, फिर कहने लगे ये मेरे मेंटोर, फिर कहने लगे ये मेरे मेंटोर। उनके मेंटोर 3 बदले हैं मेरे ख्याल से। तो वहां पे फिर लॉयल्टी फिर कहाँ थी? यानी संस्था के प्रति लॉयल्टी है ही नहीं, केवल एक मनुष्य के प्रति लॉयल्टी। अब मुझे समझ में नहीं आती कि कब जब आदमी जब कोई इलेक्शन में जब कोई कैंडिडेट देता है तभी उस लॉयल्टी की बात आती है और अपने गिरेबान में झांकना लोग भूल जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने खाली याद दिलाया आपको। नहीं, आपको मैं इसमें याद दिलाता हूँ कि सबसे पहले अपने पास इंटरनेशनल डायरेक्टर थे, उनके मेंटोर थे। बाद में मैं गवर्नर और काउंसिल चेयरपर्सन बनने के बाद सब जगह सब माइक पे मुझे मेंटोर कहा करते थे, बहुत सालों तक कहा कर। अब तीसरा कौन मेंटर हो गया अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आया, मगर ये परिस्थिति के अनुसार बदलते गए, मेंटोर बदलते गए। इसलिए मैं अभी लॉयल्टी जो हसमुख भाई ने पूछा ना, तो क्या मैं जो बदलते गए उनको पूछता आपने कितनी लॉयल्टी का इस्तेमाल यानी किती लॉयल्टी पाळली, हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे। दुसऱ्यांना प्रश्न विचारून दिशाभूल करणे ही लॉयल्टीला धरून नाही। एनीवे, चलिए, ये किस्से तो चलते रहेंगे, बातें भी चलती रहेंगी। सोनी जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। सोनी जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। शुभ संध्या। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमानंद जी ने 2 महीने में इतना सेवा कार्य किया है। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को परमानंद दिया और खुद के लिए भी परमानंद बनाया है। लेकिन परमानंद जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा। मैंने कहीं फ़ोन किए हैं कि आपने 7 साल में 6 क्लब बदले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मुझे तो कुछ याद नहीं कि आपने कितने क्लब बदले, पर मैं जानना चाहूँगा ताकि मैं कोई बात कर तो मैं सीधी बात आगे कर सकूँ। यस सर, ये मैंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि परमानंद शर्मा एक विलन है। अगर आप ये महसूस करेंगे कि जो मैंने सेवा कार्य किए हैं, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाने का प्रयास किया है, चाहे रीजन चेयरपर्सन के थ्रू हो या जीएलटी कोऑर्डिनेटर के थ्रू हो या सीएस के थ्रू हो, तो उन्होंने उस चीज़ को विरोध किया है।
आज विषय निकालते हैं कि 7 सालों के अंदर मैंने 6 क्लब चेंज किए। जो अभी मैं भी एक मीटिंग थी, वहां से भी मेरे को एक प्रश्न निकल करके आया कि वहां पर भी कहा गया है कि 7 साल में 6 क्लब चेंज करना चाहते हैं। सर, मैं पहली चीज सबके सामने, पूरा डिस्ट्रिक्ट सामने है, आप पीडीजी हैं, दोनों कैंडिडेट्स के इंटरनेशनल रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। जिस भी कैंडिडेट के ज़्यादा क्लब चेंज हुए होंगे, चाहे परमानंद शर्मा है या सामने वाला कैंडिडेट है, मैं आपके सामने खुला चैलेंज दे रहा हूँ, इंटरनेशनल रोस्टर के हिसाब से जिस किसी भी कैंडिडेट के ज़्यादा क्लब चेंज हुए होंगे वो इमीडिएट अपनी उम्मीदवारी से नाम वापस ले ले। मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। अगर सामने वाला तैयार है तो आप आएँ और अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा लेकर के आएँ। मेरे साथ प्रूफ है, इंटरनेशनल का बायोडेटा है। जिस तरह से सिस्टम का, लाइनिज्म का आपने दुरुपयोग किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ सही रही कि किसने ये प्रथा चालू करवाई, वो सबसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। राजू भाई गवर्नर थे और उनका प्रयास था कि 10वां क्लब रुका हुआ था, कि 10वां क्लब आ रहा था और हमारे रामाकृष्ण अय्यर थे, उन्होंने एक क्लब देना था और वो बहुत दिनों से पीछे लगे थे, डे 1 से। लेकिन कोई विशेष व्यक्ति है जो चाह रहा था कि वो क्लब ना बने, लेकिन राजू भाई ने हिम्मत दिखाई और उस टाइम पे उस क्लब को उन्होंने बना दिया। लेकिन दिसंबर में, शायद दिसंबर की बात है, वो दिसंबर में उन्होंने क्लब अप्रूव किया, लेकिन क्लब का चार्टर मिला हमको मार्च में, क्योंकि बहुत सी परिस्थिति ऐसी थी कि उनको चाहते नहीं थे कि वो क्लब बने। लेकिन क्लब बन गया, उसका इनॉग्रेशन भी हो गया, रमेश भाई भी वहाँ पे थे, सब अपन वहाँ पर थे। लेकिन जब मैंने इंटरनेशनल को एक पत्र लिखा कि सर एक क्लब बनाया है और मैं एक्सटेंशन चेयरपर्सन हूँ और मेरे को एक्सटेंशन की नहीं मिली है, तो जब मेरे को इंटरनेशनल से रिप्लाई आया ना तो शॉकिंग था कि मैं मेंबर ही नहीं हूँ किसी क्लब का, नगर रोड क्लब का मैं मेंबर नहीं हूँ, मेरे को बैड स्टैंडिंग से ड्रॉप कर दिया गया है। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि जिस व्यक्ति के लिए, जिन लोगों के लिए मैंने दिन रात काम किया है और वही लोग मेरे को ड्रॉप कर दें। तो मेरे पास अवसर ये उपलब्ध हुआ, मैं राठौर सर के पास गया, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आपका काम हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है, आप प्राइड में ही आ जाओ और अपना काम करो। उस वर्ष मैंने काम शुरू किया और यकीन मानेंगे सर, 92 लाख की फंड रेजिंग उस साल हमने की, 629 एक्टिविटीज़ हमने की, टॉप डिस्ट्रिक्ट बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट क्लब इन एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सॉरी बोलूंगा सर, सारसबाग सेकंड था एडमिनिस्ट्रेशन में और एक्टिविटी के अंदर। लेकिन पहले साल एक नया क्लब, 1 साल का क्लब टॉप क्लब बनता है एडमिनिस्ट्रेशन में और एक्टिविटी में, और उसी के नाते मेरे को आगे जाने का मौका मिला। हसमुख भाई ने मेरे को अवसर उपलब्ध कराया मल्टीपल में जाने का, और वहां पर किसी कारणवश उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू में रह गए और मल्टीपल का अवार्ड नहीं ले सकते। लेकिन जो हसमुख भाई थे कि उन्होंने मेरे को इसामे का बेस्ट प्रेसिडेंट के लिए अवसर उपलब्ध करा के दिया, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने इसामे पर अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है और बेस्ट प्रेसिडेंट और इसामे अवार्ड मिला। कहने का उद्देश्य यह है कि जब उनको लगा कि इस आदमी के साथ हमने गलत तरीके से पॉलिटिक्स कर दी, अब इसको वापस लाना चाहिए, तो उन्होंने एक जाल बिछाया और मैं फंस गया। मैं कहा, हमको बताया गया कि हम 3 महीने के अंदर एक 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। सन 2016 आपका वर्ष समाप्त, आपका ही वर्ष था, वर्ष समाप्ति की ओर था, और हमको बोला कि 5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे क्लब के अंदर यूथ लीडर आए और आपके जैसे लीडर आए जिसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसी टाइम पे, आपके टाइम पे जो प्रकाश जावड़ेकर जी को लेकर के हमने एक रैली की थी 1 लाख बच्चों के साथ में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। उनको लगा कि ये बंदे में दम है, उन्होंने पूरे अपने ताम झाम खोल दिए। रामाकृष्ण अय्यर के साथ में बात चालू किया, हमारे क्लब के संतोष भंडारी जी, उनको कन्विंस करना स्टार्ट किया। 4 महीने की लंबी चर्चा के बाद ये डिसाइड हुआ कि पूना प्राइड राज मुछाल जी के अनुरोध पर, मैं नाम लेके बोलूंगा, राज मुछाल जी के अनुरोध पर हमने अपना चेंज नहीं किया क्लब, हमने वहां पे क्लब मर्ज किया। 45 मेंबर्स के हिसाब से हमको बताया गया कि 150 मेंबर्स हैं लायंस क्लब पूना के अंदर एक्टिव, और आपके 45 आएंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जब मैं क्लब में गया तो मालूम पड़ा कि 12-13 लोग ही एक्टिव हैं, और वो माहौल देख करके मेरे 45 मेंबर्स में से धीरे 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 करके हम 5 ही लोग रह गए। आज परिस्थिति बदलती गई, लेकिन जो चीज 2016 में हमको बताई गई कि एक 5 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, आज तक वो प्रोजेक्ट नहीं आ पाया। हर साल डेट आती गई, कैलेंडर बदलते चले गए, लेकिन उनकी जो मूल धारणा थी कि हमको कैसे इसको टॉलरेट करना है, कैसे इसको दबाना है, वो दबा के रखना चाहते थे। लेकिन लायन परमानंद शर्मा दबने वाला व्यक्ति नहीं है। जो गलत हो रहा था उसका विरोध किया, और विरोध करने पर
17 फरवरी को सबके सामने मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी है मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन 17 फरवरी को बैड स्टैंडिंग में उड़ाने की उनने मेरे को धमकी दी और फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं कि मैं क्लब करूं। तो पूना प्राइड, पूना क्लब और पुणे अग्रसेन, ये 3 क्लब इंटरनेशनल रोस्टर पे आपके पास हैं। आप कोई भी मेंबर जाकर के, लाइन सदस्य जाकर के, प्रेसिडेंट जाकर के आप इंटरनेशनल पे जाकर चेक कर सकता है। परमानंद शर्मा को आप चेक कीजिए उसकी व्यू हिस्ट्री में जाकर के, विजय साड़ा जी को चेक कीजिए उनकी हिस्ट्री पे जाकर के, और जो मैंने चैलेंज आपको दिया है वो हमेशा ओपन रहेगा। थैंक यू सर। इसका कहना है 6 के बदले 3 ही क्लब है। यस सर। नहीं, मैं समझता हूँ फिर से एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिसने ये शुरू किया बात कि इतने क्लब चेंज किए, उसने कितने क्लब चेंज किए? वो जो युवा है वो तो एनीवे हाँ वो एनीवे चाहिए तो मैं नाम बता सकता हूँ। नहीं ठीक है, चलिए मेरे गवर्नरशिप में खुद मर्ज हो गए। चलिए ये फिर से एक बार ये बातें चलती रहेंगी। मेरा तो ये मानना है सर कि जहां कंफर्ट मिले वो जगह, मान लो मैं रविवार पेट में रहता था, फिर मैं कोटपुर में रहने चला गया, फिर मैं भंडारकर रोड पे आ गया, कल शायद मैं सिंध हाउसिंग में चला जाऊं, तो ये घर बदलने की बात तो जहां मुझे कंफर्ट जोन आएगा वहां मैं जाऊंगा। तो फिर भी मेरे समाज में ये कोई गुनाह नहीं है, काम करना जरूरी है। जिस तरीके से उसे रिकॉर्ड किए हैं वो जरूर देखिएगा। राजकुमार जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। राजकुमार जी। सभी को नमस्ते। लायन शर्मा जी, अभी तक आपने सभी महत्वपूर्ण और बहुत सही जो आपने आंसर दिए, जो सभी यहाँ पर देख रहे सभी अपने लायन सदस्य उसको एडमायर करेंगे। मेरा बस एक ही सवाल है आपको कि गवर्नर बनकर आप क्या करना चाहते हो, आपके प्लान क्या है, इस पर थोड़ी आप रोशनी डालिए। सर, जो पिछले 10 वर्षों में मैंने लाइनिज्म को जिया है और उसमें जो चीज़ महसूस की है, आप लोगों के साथ बैठा हूँ, जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम आप सभी के आशीर्वाद से मैंने तैयार किया है, उसमें कुछ चीज़ें निकाली हैं जिसमें परमानेंट प्रोजेक्ट्स है हर क्लब के लिए। उसके लिए भी कैसे परमानेंट प्रोजेक्ट मिलेगा? मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हमें एक्ट नहीं, एक्शन चाहिए। क्योंकि हम बातें बहुत करेंगे कि मैं मार्गदर्शन करूंगा गवर्नर बन करके, लेकिन अगर गवर्नर ढीला है, गवर्नर दूसरों के इशारों पर चलेगा, रिमोट से चलेगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट को नहीं चला पाएगा। गवर्नर अगर खुद उसके पास प्लान है और एग्जीक्यूट करने की उसके पास ताकत है, तब जाकर के वो डिस्ट्रिक्ट को चला पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हम परमानेंट प्रोजेक्ट्स को जो हर क्लब तक ले जाना चाहते हैं, और ये नैतिक जिम्मेदारी गवर्नर की है कि वो क्लबों को न्याय दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा, तो वो हम करना चाहते हैं। हम क्लबों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उनको फंड्स उपलब्ध कराना चाहते हैं, जो फंड रेजिंग का हम उसमें प्लान रखते हैं। हमारी माताओं, बहनों, भाभियों, देवियों को हम लाइनिज्म में बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि वो कैबिनेट के अंदर आए, 50% का दर्जा मिले। और मैं आज इस मंच का सदुपयोग करते हुए कहना चाहता हूं कि जो रोटेशन सिस्टम है वो ठीक है, अपनी जगह पर है, हर एक क्षेत्र को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हमारी माता बहनों को न्याय कब मिलेगा? तो जब भी रोटेशन सिस्टम खत्म हो और अगला रोटेशन सिस्टम चालू हो, तो 1 वर्ष उनके लिए आरक्षित किया जाए कि उनको सेवा करने का मौका मिले, उनको न्याय देने का मौका मिले, उनको नेतृत्व करने का मौका मिले। तो हमारी माताएं बहनें इस प्रांत को वो शक्ति दे सकती है जो हमको आवश्यकता है। पूरे 65 साल के इतिहास में इतने बुरे दिन आए कि मात्र 2 लेडी गवर्नर हमारे पास। सोच चिंता का विषय। अगर हम इन चीजों को उठाते हैं तो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी तय करेंगे। पॉलिसी तय करने वाली बात नहीं है, मैं बहुत छोटा सा आम कार्य करता हूं, लेकिन अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट की आवाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? उसके बाद हम लीडरशिप इंस्टीट्यूट लेके आना चाह रहे हैं, हम उसके बाद लायंस यूनिवर्सिटी लेके आना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी लेके आना चाह रहे हैं, सेवा दिवस का कॉन्सेप्ट हमारा है, यानी कंटिन्यू 15 सूत्रीय कार्यक्रम है। और ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम अपने आप में पूरे दस्तावेज के साथ है। यहाँ कोई भी खोखली बात नहीं है कि मेरे पास पेपर रेडी है, कोई आकर देख ले। मैं जो भी चीज है लोगों के सामने रखता हूँ, और इसलिए लोगों को चीजें भारी है, और जो चीज भारी है इसलिए लोग किसी के दूसरे के स्पीच से लेकर कर आज की स्पीच देखेंगे तो सर्विस की इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आने लगी है, लाइनिज्म की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी है, और लाइनिज्म फर्स्ट को जो बात चली है उसको लोग गंभीरता से लेने लगे हैं। सर वेरी नाइस। आपके प्लानिंग तो हमने पहले से सुने हैं, और चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी काम कर चुके हैं, एज अ CS काम कर चुके हैं, आपने बहुत करीब से देखा है, इसमें कोई शंका नहीं है की जब मौका मिले आपको तब आप उसको निभाएंगे। रमेश भाई, तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे तसं मला कळलंय। नमस्कार मित्रांनो,
द्वारकाजींनी मराठीमध्ये मला विचारलं आहे आणि आता राष्ट्रभाषा हिंदीमध्ये बरंचसं काही झालेलं आहे. आता आपण राज्यभाषा मराठीमध्ये थोडंसं बोलूयात. मित्रांनो, आपण लायनिझममध्ये आलो सेवा करण्याकरता. कोणाला विचारलं तर पहिलं ते उत्तर हेच येतं, आपल्याला सेवा करण्याकरता आलो वी सर. आणि माझं नेहमी एक आकर्षण माझं असतं नेहमी की जो कोणी डिस्ट्रिक्ट VDG2 करता उमेदवार जातो तो काय प्रोजेक्ट आपल्या समोर घेऊन येतो आहे ह्याबद्दल मी नेहमी मी दक्ष असतो. त्याप्रमाणे मी यावेळेला परमानंदजींचा त्यांचे प्रॉमिसेस बघितले सर्व्हिसच्या बाबतीत आणि मी खरोखर आश्चर्यचकित झालो. आणि त्याच्यामध्ये माझे लायकिंग जास्त परमनंट प्रोजेक्टच्या संदर्भात आहे. आणि म्हणून मी त्यांना एक विचारू इच्छितो की तुम्ही परमानंदजी जे काही तुम्ही प्रॉमिस तुमच्या जाहीरनाम्यामध्ये केलेलं आहे की तुम्ही तुमच्या वर्षामध्ये ज्यावेळेला तुम्ही डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर व्हाल त्या वर्षामध्ये भरपूर परमनंट प्रोजेक्ट्स तुम्ही आणू इच्छिता. किंबहुना तुम्ही असं सांगितलेलं मला आठवत आहे की प्रत्येक क्लबला एक परमनंट प्रोजेक्ट असायला पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही प्रयत्न करणार आहात. तर एवढे प्रचंड 128 किंवा 130 परमनंट प्रोजेक्ट्स आपण आणण्याबाबत काही योजना आपल्याकडे तयार आहे का? सर, पहले तो मैं बताऊं कि ये कुछ अलग से अपन नहीं कर रहे हैं. ये इस वर्ष भी होने वाला था, यानी हमारे गवर्नर अभय शास्त्री जी के साल में भी मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आने वाला था और गवर्नर सर भी इसमें एग्री थे. लेकिन कोई है जो चाहता नहीं है कि इस डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की प्रथा चालू हो कि सेवा कार्य को लेकर के बात की जाए. तो उन चीज़ों को लेकर के जब मैं चल रहा था तो 3 चीज़ों पर मैंने इस पर स्टडी किया और समझ में आया कि अपने डिस्ट्रिक्ट में 3 तरह के क्लब हैं. तो पहले क्लब हैं जो जिसको अपन बोलते हैं विकसित, विकासशील और थोड़े कम प्रोग्रेसिव टाइप के हैं, जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिनको अपन वीक क्लब ऐसा बोलते हैं. जो विकसित क्लब हैं, जैसे भी अपन गणेश किंड, सारसबाग, ये बड़े बड़े क्लबों की अपन इसे बात करते हैं, तो वो आत्म रूप से सक्षम हैं. उनके खुद के साथ साथ 10-15 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. तलेगांव के प्रोजेक्ट्स चालू हैं. तो जो अपना सेंट्रल का और सहकार नगर का मिलकर के एक प्रोजेक्ट चालू है. तो ये क्लबों के पास प्रोजेक्ट्स है. लेकिन ये क्लब्स के अब इनकी जिम्मेदारी कैसे बढ़ी कि हम एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आएं और हमारे साथी क्लबों को 2-3 क्लबों को साथ में एसोसिएट करें. जो $4 लाख और $5 लाख की बात होती है, तो मैं जो एक प्रश्न विचारना चाहता हूं कि ठीक है, आज आपके एजेंडे में $4 लाख है तो हम लेकर के आएंगे, लेकिन पिछले साल भी तो आपके पास ही थे, 4 सालों से तो आपके पास हैं, तो वो पैसा कहाँ है? अगर आपके कर्तव्य से ये लोगों को लगे कि आपके गवर्नरशिप के अंदर या आपके सपोर्टेड गवर्नर ने वो पूरे के पूरे $4 लाख ला दिए, तो आप उसके ऊपर बात करने के लिए काबिल है, तो आप लोगों को बता सकते हैं. लेकिन मेरा प्लान बहुत क्लियर है कि मैं ये $4 लाख को बहुत क्लियरली डे 1 जिस दिन प्री कैबिनेट मीटिंग होगी और फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी, हम उनको वहीं पे अप्रूव कराएंगे और सीधा सेकंड कैबिनेट और थर्ड कैबिनेट तक वो पैसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आना चाहिए. इस तरह की हम व्यवस्था लेके आना चाहते हैं. दूसरी व्यवस्था उसी के अंदर है कि जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके लिए लायंस क्लब इंटरनेशनल CSR किए हुए हैं, जैसे मन्नापुरम है, कोल इंडिया है, जॉनसन एंड जॉनसन है, अरुणा ओसवाल ट्रस्ट है, टाटा मोटर्स है, इनके साथ टाई अप किए हुए हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल ने, जिनके पास 5-5, 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि है जो हमको इमीडिएट अपने क्लबों को सशक्त करने के लिए दे सकते हैं. तो उस पर कोई बात नहीं करता है. अपने डिस्ट्रिक्ट में चिल्ड्रन पार्क को लेकर के इतनी बड़ी एक्टिविटी 2-3 आप रमेश भाई के आपके क्लब में होकर के रह गई, आपके यहाँ पर भी हुई है. लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एक क्लब को 5 लाख रुपए की धनराशि रेडीमेड मिल रही है, हम क्यों नहीं प्रयास कर रहे? दूसरा प्रोजेक्ट सर ये है कि आपने पूछा उसमें कि हमारे पास महाराष्ट्र सरकार की, नेशनल गवर्नमेंट की और लोकल अथॉरिटीज की जमीनें हैं, इंस्टीट्यूट्स है, जिसके अंदर उनको वो NGO के साथ टाइप करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, उनको माध्यम उपलब्ध नहीं है. तो मैंने राका जी से बात किया था लास्ट टाइम पर, और उन्होंने कमिश्नर साहब से बात किया और उन्होंने बोला, मेरे को आश्वासन दिया है कि जब भी आप कोई प्रपोजल लेकर के आएगा आपका क्लब, हम क्लियर उसको मान्यता प्राप्त करेंगे, उसको कैसे स्पीडली उसको फाइनल अप्रूवल क्लब को देने की बात करेंगे, उसमें करेंगे. तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर कोई भी जिम्मेदारी लायंस क्लब इंटरनेशनल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता, मैं महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार की जमीनों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता, क्या हम एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा मेगा परमानेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी छोटी छोटी ब्रांचेस हम क्लब तक पहुंचा पाए? यस, हम कर सकते हैं. और जो लाइनिज्म फर्स्ट फाउंडेशन जो हम शुरू कर दिया है, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ATG सर्टिफिकेट उसका आ गया है,
अभय भाई ने बहुत बड़ा उसमें लीड लिया है, उसके माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट का एक मेगा परमानेंट प्रोजेक्ट लाएंगे। उसमें डायबिटिक्स के रिलेटेड डायबिटिक क्लिनिक्स होंगे, पैथोलॉजी लैब होगी, डायग्नोसिस सेंटर होंगे, जो हर एक क्लब को हम सुपुर्द कराएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे वो क्लबों को सशक्त कर पाए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ में आप आए। साथियों, आपको 2-3 बातें छोटी छोटी बताना चाहता हूं। ये जब परमानेंट प्रोजेक्ट की बात चल रही है तो इसी बीच जूम पे लायन रामकृष्ण अय्यर द्वारा एक डिक्लेरेशन हुआ है कि 5 लाख का डोनेशन मैं अभी डिक्लेयर करता हूं फॉर द परमानेंट प्रोजेक्ट फॉर द ईयर ऑफ परमानेंट। ये रामकृष्ण अय्यर की बात आई है। दूसरी खुशी की बात कि जूम और फेसबुक पे 600 से ज्यादा मेंबर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जो इस वक्त परमानंद को सुन रहे हैं। एक प्रश्न सीधा सीधा आया है डॉक्टर सुचित गांधी, जो हमारे संगमनगर क्लब के हमारे सीनियर लायन हैं। उन्होंने आपसे सीधा प्रश्न किया है कि आप एक की पोजीशन पे थे और आपको यह बताया जाता था कि एक पॉलिसी थी उस ग्रुप की कि जो एक्टिव मेंबर है उनको दूर रखा जाए, उनको बहुत ज्यादा करीब ना आने दिया जाए। तो जब आप वहां पे पोस्ट पे होंगे तब आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे या किस तरीके से, क्योंकि जो आपको एक घूटी दी गई है कि भाई जो एक्टिव लोग हैं उनको दूर रखो, तो आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे? सर 2 चीजें हैं उसके अंदर कि मैं उनके उस फ्रेम में वर्क में बैठा ही नहीं, मैं उनके वो ढांचे में बैठा ही नहीं, इसलिए मेरे को अलग होना पड़ रहा है। मैं एज ए रीजन चेयरपर्सन था तो सर का क्लब, सोनी साहब का क्लब भी मेरे अंडर में था, राठौर साहब का क्लब भी मेरे अंडर में था। तो वो ये महसूस करेंगे कि 21 के 21 क्लबों की मेरी आरसी विजिट हुई थी। उसके अलावा 11 परमानेंट प्रोजेक्ट्स मेरे कार्यकाल में शुरू हुए और जो परमानेंट प्रोजेक्ट शुरू हुए सर 51 हजार रुपये मैंने अपने रीजन चेयरपर्सन होने के नाते सभी क्लबों को दिए, एज ए रीजन चेयरपर्सन होने के नाते। लेकिन वहां पर क्या होता है कि जब मेरी कद बढ़ रहा था तो लोगों में एक ये अवधारणा देना स्टार्ट कर दिया कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसको साथ अपना ट्रीटमेंट सही नहीं करना, अपन को आगे जाना है या इसको आगे लेके आना है, तो अपन ने शेडो के अंदर रहना है। जब ये बातें निकलने लगी, एक्टिव लोगों को साइडलाइन करने की बातें आई, क्योंकि एक जो आदमी साइडलाइन करने की बात करता है तो उसको मन में ये रहता है डर कि अगर ये बड़ा हो जाएगा तो हम छोटे हो जाएंगे। और जब ये विचारधारा समरसता की, अपनत्व की, बंधुत्व की, उसके ऊपर जब चोट होती है तो लाइनिज्म फर्स्ट की आवाज आती है। और जब लाइनिज्म फर्स्ट के अंदर हमने एक बहुत बड़ा मानस दिया है जो 15 पॉइंट एजेंडा के अंदर है, वो है लॉन्ग रेंज प्लानिंग। हम इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, अपनी बोर्ड पॉलिसी हो, जिसके अंदर मेरिट के ऊपर लोग कैबिनेट के अंदर आए, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बने और इस प्रांत का नेतृत्व करने के लिए इस दिशा निर्देश दें। और उसमें ऐसी व्यवस्था भी रखी जाए कि अगर कोई अवांछनीय तत्व है, व्यक्ति विशेष है जो संस्था का दुरुपयोग करना चाहता है या उसका गलत तरीके से फायदा लेना चाहता है, तो ये एलआरपी और ये पूरे 8000 मेंबर मिलकर के वो लोग इस संस्था से उसको बाहर निकाल सके, चाहे वो लाइन मेंबर हो या फिर पीडीजी हो। काश ये पहले ही हो जाता तो अभी तक पता नाही अच्छे दिन आई जाते। डॉक्टर सुचित गांधी, तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालंय आणि त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे ते त्या पार्टमधनं बाहेर पडायचं म्हणूनच तिथनं बाहेर पडलेले आहेत। त्यामुळे त्या पर्टिक्युलर व्यवस्थेमध्ये ते काही त्याला बरोबर ते त्याला साथ देणारे नाहीयेत, हे सरळ सरळ त्यांनी त्याचं उत्तर दिलेलं आहे। फतेचंद जी, अगला प्रश्न आपका, क्योंकि हम समय के साथ और तेजी से जा रहे हैं, इसके लिए सर मैं एक एडिशनल सवाल पूछना चाहता हूं। अभी जो एक्सप्लेनेशन आया मित्रांनो, आत्ताच परमानंदजींना आपण ऐकलं जेव्हा सांगितलं की प्रश्न विचारला गेला की 7 वर्षात 6 क्लब बदलले, जेव्हा त्यांनी एक्सप्लेनेशन दिलं की त्यांनी सांगितलं की एकामधनं मला अन्य म्हणजे इलिगली ड्रॉप केलं गेलं, दुसरा अख्खा क्लब मर्ज केला गेला आणि तिसरा आता फक्त मी त्या क्लबमधनं बाहेर पडलो कारण माझ्यावर संपूर्ण प्रेशर येत होतं। मग एक क्लिअर झालंय की त्यांनी 6 नाही 3 नाही फक्त 1 क्लब बदलला कारण एक मर्ज झालाय आणि एका त्यांनी त्याला काढलं होतं। माझा एक प्रश्न आहे की मी गव्हर्नर असताना, परमानंदजी तुम्ही त्या क्लबमध्ये होता किंवा तुमचा वेगळा क्लब होता, तुम्ही जसं लायन्स क्लब पुण्यामध्ये मर्ज झाला, तुमचा क्लब 45,000, त्याप्रमाणे अजून काही लायन्स क्लब पुण्यामध्ये काही मर्ज झाला होता का? कुठला क्लब? हा, आणि जर मी गव्हर्नर होतो, जर तुम्हाला माहित नसेल, माहिती आहे की नाही मला माहित नाही,
सर मेरे को मालूम है और मैं इस मंच का सदुपयोग करके एक बात रखना चाहता हूं कि आज मैं अपने कैंडिडेचर के ऊपर बात करने के लिए आया हूं। मैं सिंपली बात करूंगा अपने लिए। Yes, I जो agree. उनके लिए अगर मेरे को उनके लिए बात करने की आवश्यकता होगी, जैसे डे 1 पे मैंने बोला आपको कि मैं इस पूरे कैंपेन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी और पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा। सर थैंक यू वेरी मच। मगर मैं आज 600 लोग यहाँ जो इनको मालूम नहीं है Yes. कि जब आपके बारे में बोल रहे हैं कि आपने 6 क्लब बदले, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि लायंस क्लब ऑफ किंगडम ये मेरे साल में लायंस क्लब ऑफ पूना में मर्ज हुआ था, और वही क्लब के जो मेंबर थे उसमें से आज के जो 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है दूसरे प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक मर्ज में शामिल थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आपने 15 सूत्रीय कार्यक्रम दिया है पूरे साल में, बहुत ही बड़ा यानी आपने कार्यक्रम दिया है, तो क्या ये 365 दिन की जो अवधि है इसमें आप ये पूरे कर पाएंगे आपके 15 जो प्रोग्राम है? सर एक बहुत बड़ी ना विरोधाभास यहाँ पर मेरे को दिखाई देता है। मैं हर साल कैंडिडेट के ब्रोशर देखता हूँ, वो एडमिन पार्ट के अंदर 15 चीज लिखते हैं, एक्टिविटी पार्ट के अंदर 15 चीज लिखते हैं कि हम ये करने वाले हैं। लेकिन मैं मेरे लाइन सदस्यों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे 15 सूत्रीय कार्यक्रम को इतनी गंभीरता से लिया और अपने आप को उससे कनेक्ट किया कि उनको लगता है कि ये लाइनिज्म में होना बहुत ही आवश्यक है। और ये चीजों 15 लगी है, कोई मैं अलग से चीजें नहीं कह रहा। जो परमानेंट प्रोजेक्ट की बात है वो 2 महीने में होने वाली चीज है। स्पोर्ट्स एकेडमी ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रेडी है। महाराष्ट्र पुलिस लायंस क्लब के साथ टाइप करने के लिए रेडी है, और वो टाइप हो चुका होता अगर ये परिस्थिति नहीं होती तो हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी रेडी हो चुकी होती। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो लाइन लीडरशिप इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं, मैं जीएलटी होने के नाते मैंने वो प्रस्ताव जीएलटी में मल्टीपल में पास करा के लिया है कि हम लायंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसे करें। लेकिन मेरे को वो कॉन्सेप्ट किसी गलत हाथों में नहीं जाने देना था, इसलिए मैं पीछे हटा उस चीज के लिए। और उसका फ्रेमवर्क बहुत अच्छी तरह रेडी है, और साल शुरू होने से पहले ये अकेले मैं अपने 2023-24 के लिए नहीं कर रहा हूं सर, ये पूरे लाइनिज्म के लिए कर रहा हूं। अगर उससे पहले भी ये चीजें हो जाएगी तो लाइनिज्म को देना है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरा साल आने पर ये चीजें हो, अगर उससे पहले भी होगी तो ये हमारी संस्था के लिए भलाई है। 128 क्लबों के लिए है, 8000 मेंबर्स के लिए हम ये कर रहे हैं, और उनको साथ लेकर के उनकी भलाई के लिए करेंगे, और ये सब चीजें होने वाली है। आप तो 1 साल की बात कर रहे हैं सर, मैं 3 महीने के अंदर उनको पूरा करने का संकल्प रखता हूं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक राज पिल्लई से प्रश्न आया है, वही प्रश्न राज मेरे भी दिमाग में था और मुझे भी आया था, और हम लोग जब कुछ चर्चा कर रहे थे तब ये प्रश्न आया था कि काफी चर्चा हो रही है कि वो 51 लाख रुपए कोई बात है जो कुछ आप डोनेशन देने वाले हैं। Yes, तो उसमें भ्रांतियां की जा रही है, आप वाकई में देने वाले हो या खाली आंकड़ों की बात है कि आप कैसे करोगे, क्या दोगे, क्यों दोगे, कैसे दोगे, ऐसे कई से प्रश्न आए। राज पिल्लई ने भी ये प्रश्न पूछा था, उसका आप कृपया जवाब दें सीधे सीधे। जब मैं पिछले 7-8 साल से ये इलेक्शन प्रक्रिया में शामिल हूँ, मैं देखता हूँ कि किस तरह कैंडिडेट निकल के आता है। वो इलेक्शंस के लिए 75 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 85 लाख रुपए खर्च कर देता है। लेकिन जब संस्था को देने की बात आती है तो वो एमजीएफ नहीं बन सकता। 75,000 रुपए उसको देने के लिए बहुत भारी पड़ते हैं, संस्था को डोनेट करने के लिए, सेवा कार्यों को देने के लिए। लेकिन मैं प्रश्न लोगों के पास डालना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं इलेक्शन में 80 लाख खर्च करने की बजाय मैं 51 लाख रुपए अपने प्रांत के सेवा कार्यों के लिए खर्च करूं। तो उसके लिए अब दूंगा कैसे, तो दूंगा कैसे, उसका प्रश्न का उत्तर भी रेडी है। मेरा ट्रस्ट का काम पूरा हो चुका है, लायनिज्म फर्स्ट फाउंडेशन, उसका एटीजी वगैरह भी आ चुका है। जो टेक्निकलिटीज थी शायद 2 या 3 दिन के अंदर, क्योंकि एक नियम क्या था सर कि 1 अप्रैल से जो ट्रस्ट बनते हैं, अगर उससे पहले अगर ट्रस्ट बन गया होता तो वापस से उसको रीअप्लाई करना पड़ता था। तो 10-11 अप्रैल को उसको हमने पेपर नॉमिनेट फाइल किए थे। लायनिज्म फर्स्ट फाउंडेशन के अंदर मैं 51 लाख रुपए इलेक्शन से पहले ही ट्रांसफर करूंगा, यानी कि 23 तारीख को जो है ना, तो वो लोगों के मुंह पे तमाचा होगा कि वो जो बात करते हैं, लोगों में भ्रम फैलाते हैं कि 51 लाख रुपए, 51 लाख रुपए। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप जो इलेक्शन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन सेवा कार्यों के ऊपर आप $1000 भी खर्च नहीं कर सकते। आप भी आओ और आप इलेक्शन का खर्चा करने की बजाय संस्था को 51 लाख रुपए दो, और आगे चल करके एक स्वस्थ परंपरा इस प्रांत के अंदर शुरू हो, और मेरिट के बेस पर कैंडिडेट इस डिस्ट्रिक्ट में चुने जाए, ना कि किसी क्लब के सपोर्ट में। एक दूसरी ऐड कर दूं सर इसके चीज में कि ये ऑप्शन चुनना मैंने क्यों बेहतर समझा
क्योंकि राका जी ने एक प्रश्न मेरे को पूछा था, और पहला ही प्रश्न वो था कि वैसे भी आपको 2 या 3 साल में गवर्नर बनाने की बात चल रही थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा जहां पैसे देकर के गवर्नर बनाए जाते हैं सर, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल से चलना मेरी शिद्दत में नहीं है, मेरी शख्सियत में नहीं है। मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, मेरे लायंस सदस्यों के लिए काम करना चाहता हूं, और उनके लिए मैं इंडिपेंडेंट रूप से ही काम करना चाहता हूं, क्योंकि देखा है मैंने कि गवर्नरों को किस तरह से परेशान किया जाता है, कैसे उनको खून के आंसू रुलाए जाते हैं। ये साल भर मैंने वो महसूस किया है दर्द को, और ये दर्द महसूस करने के बाद मैंने डिसीजन लिया। मेरे को भी जल्दी नहीं थी गवर्नर बनने की, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने पहल की है। और इस प्रांत के अच्छे दिन कैसे आए, सुनहरे दिन कैसे आए, उसके लिए आप सभी के आशीर्वाद के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। ये तो हमारे प्रांत ने भी देखा है, 6 गवर्नर्स के मतलब जो उनके स्कूल से आए थे वो उनको छोड़ छोड़ के इस जितनी जल्दी निकल गए वहां से, उसका समझ में ही आ रहा था कि जिस तरीके से एक बॉसगिरी या हिटलरशाही या जिसे कहते हैं एकाधिकारशाही, उससे निकलना ही था किसी न किसी, क्योंकि हम लोग सभी स्वतंत्र हैं, हम किसके नीचे क्यों दबे और पैसे के खेल में क्यों आए। ये आपकी कल्पना मुझे अच्छी लगी, और जिस तरीके से आपने 51 लाख रुपए की बात कही उसके लिए भी मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और वाकई में हम 70-80 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हम कितने क्लबों के लिए या सर्विस एक्टिविटी के लिए खर्च करते हैं, ये अपने आप को पूछने वाला प्रश्न है। हसमुख भाई, आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसके बीच एक प्रश्न छोटा सा आया है मेरे पास अविनाश जी कुलकर्णी का, कि क्या आप सभी सीनियर प्रांतपाल और दूसरे सीनियर मेंबर्स को साथ लेके फ्यूचर में काम करेंगे जब आपका टेन्योर आएगा, उन्होंने प्रश्न पूछा है। यस सर, मैंने ये प्रस्ताव ऑलरेडी अमरीजामा पहनाना शुरू किया है। जैसा अभी लायंस कोविड टास्क फोर्स का जब हमने गठन किया, तो गवर्नर सर जब हम बात कर रहे थे तो आप सभी तक बात पहुंची, तो मैंने उनको क्लियर कट बोला कि हम 7 फील्ड पे काम कर रहे हैं, और गवर्नर सर ने एक्सेप्ट किया। 7 फील्ड पे हम 3-3 पीडीजीज को अगर एक एक सेक्टर की जिम्मेदारी देते हैं, और दीपक भाई का मानना पड़ेगा, उनको सैल्यूट करना पड़ेगा, उन्होंने इमीडिएट फंड्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली कि मैं और गिरीश मालपानी जी मिलकर के हम फंड्स कलेक्ट करते हैं। और को तो मालूम नहीं, लेकिन दीपक भाई ने सब क्लब में फोन किए, और आपको मैं बताते हुए खुशी होती है कि लगभग 24-25 लाख रुपए हमको कमिटेड किए लायंस कोविड टास्क फोर्स के लिए, जिससे हमने कोविड सेंटर्स की स्थापना की है, ये सब किए। बताने का उद्देश्य यही है कि अगर आपकी नीयत साफ है और आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो किसी तरह के किंतु परंतु की आवश्यकता होती नहीं है। और अभय भाई ने भी एक अच्छा उदाहरण, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अच्छा उदाहरण इस डिस्ट्रिक्ट में पेश करने की कोशिश की है कि जब भी कार्यक्रम हुए और जो अपने खुले मन से उन्होंने सबको शामिल करके इस प्रांत में एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। और आप सभी, अविनाश जी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जैसे LRP की मैंने बात की है, तो वो LRP के अंदर ये चीज समाविष्ट है कि सभी पीडीजी जिन्होंने अपना जीवन इस लाइनिज्म के लिए खपाया है, 40-45 साल उन्होंने इस संस्था को अमूल्य योगदान दिया है, उनका यथोचित सम्मान होना चाहिए, और उनके मार्गदर्शन में ये प्रांत कैसे तरक्की की ओर जाए, उत्कृष्टता की ओर जाए, उसका हमको आशीर्वाद मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस सीधी बात का ही प्लॅटफॉर्म का उपयोग करके सभी सदस्य, सगळ्या मित्रांना मी एक सांगू इच्छितो, परवा माझा एक पर्सनल इंटरव्ह्यू सारखा एक कार्यक्रम झाला, त्यात सुद्धा एका लायन महिलेनी, लायन लेडीनी एक प्रश्न केला की द्वारकादांचं नाव ओळखते मी, पण त्यांचं कधी बाकी मी काही त्यांना कधी पाहिलं नाही। त्यांना मी उत्तर दिलं होतं, तेच तुम्हाला देऊ इच्छितो पुन्हा एकदा, की आम्ही 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर, असा एक प्रश्न केला जातो की 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर फक्त इलेक्शनच्या वेळेला समोर येतात। तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, बहुतेक सगळे 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर अजूनही त्यांच्या व्यवसायात कार्यरत आहेत, त्यांचे परिवार आहेत, आणि ते संपूर्ण वर्ष ते त्यांच्या कार्यातच असतात। 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नरचं कार्य काय असतं, एखाद्या घरातल्या वृद्ध माणसासारखं किंवा एक बुजुर्ग के जैसे, की जब पूछा जाए तब जवाब देना। आम्हाला जेव्हा विचारतात तेव्हाच आम्ही समोर येतो। काही लोकांना भरपूर वेळ असतो किंवा त्यांचे पोट भरलेले आहेत किंवा त्यांना काही फरक पडत नाही, त्यामुळे ते वर्षभर बहुतेक तुमच्याबरोबर हितगुज करत असतात, पण ते काही लोकांना शक्य होत नाही, हे फक्त या ठिकाणी क्लियर करू इच्छितो। लेकिन परमानंद जी, आपने जो क्लियर किया परफेक्टली। एक प्रश्न और आया है राजेश बंसल से, उन्होंने कहा है कि आप एक्टिव मेंबर थे लायंस क्लब ऑफ पूना के, क्या ये सही है कि उस क्लब ने पिछले 3 वर्षों से अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए, ऑडिट नहीं हुआ है, उनका कुछ ट्रस्ट अकाउंट भी मेंटेन नहीं किया, मैनेज नहीं किया, क्या ये सही है? ऐसा एक प्रश्न आया है। सर, जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया था
कि पूरी चीज़ों को मैं आज की मीटिंग को कैंडिडेचर पर रखना चाहता हूँ। अगर इन चीज़ों का जवाब देने का समय आया, क्योंकि जैसे हमने संकल्प लिया था कि हम किसी भी तरह की नकारात्मक बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही है और उस जानबूझ करके चीज़ों को परमानंद शर्मा से कनेक्ट की जा रही है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो मेरा भी धीरज जवाब दे जाएगा और मेरे को फिर कोई इसी तरह की एक मीटिंग लगा करके उन चीज़ों के ऊपर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम बाध्य नहीं करते, उस प्रश्न को वैसे ही अलविदा रखते हैं। राजेश जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर फिर कभी हम जरूर देंगे, क्योंकि अभी इस वक्त जो परमानंद जी पे प्रश्न उठे हैं उनकी सीधी बात की जा रही है। हम थोड़ा सा उस चीज को बाजू में रखते हैं, लेकिन उसका उत्तर कभी ना कभी मिलेगा या सामने सम्मुख आ जाएगा। हसुख भाई, यू वांट टू आस्क समथिंग? परमानंद जी, आपका इस साल का शुरुआत का कार्यकाल या पिछले सालों का काम काफ़ी सराहनीय रहा है, मगर ये हर एक काम देखते टाइम आपके पीछे एक स्टैंप लगा था, यू बिलोंग टू ए ग्रुप। और आज अभी आपको जिस कुर्सी के लिए, जिस चेयर के लिए आप महत्वाकांक्षा रखते हो, यू हैव टू बी लीडिंग फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। मैं मेरे कार्यकाल में भी कहा था और आपसे भी ये एक्सपेक्ट करूँगा कि एज ए गवर्नर सारे क्लब, सारे मेंबर आपके अपने हैं और आपको कोई भेदभाव नहीं रखना है। क्या आप ये फिलोसॉफी में काम कर पाओगे? कोई ग्रुप के प्रति बायस माइंड नहीं रखते हुए सभी को साथ में लेके काम कर पाओगे? यस सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने कुछ तो उसमें कवर करने की कोशिश की है कि जब मैं रीजन चेयरपर्सन था तो 21 के 21 क्लबों को मैंने शामिल करके लिया है। लेकिन जब मैं जीएलटी कोऑर्डिनेटर था सर, आप यकीन मानेंगे कि एक एलएलसी की अवधारणा इस डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत सालों से एलएलसी चलती थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ करता था कि 150 से 200 एलएलसी कोर्स करे जाते थे। हमने 2000 का संकल्प लिया। 2000 का जब संकल्प लिया तो मैं अकेला तो 2000 कोर्स नहीं कर सकता था। हमने धीरे 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 सब क्लबों तक पहुंचना स्टार्ट किया और आप यकीन मानेंगे कि जिस तरह मेरे को 111 क्लबों का सपोर्ट मिला, हम 111 क्लबों को साथ लेकर के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाए, जिसमें हमने सभी को सहभागिता दिया और लायंस क्लब इंटरनेशनल 3234 D2 का नाम स्वर्ण अक्षरों में विश्व कीर्तिमान के रूप में लायंस क्लब इंटरनेशनल लिखा गया। दूसरी चीज, एज CS था, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी था, तब एक रिपोर्टिंग का परसेंटेज था 40 to 45% एक एवरेज जाकर था। लेकिन सभी क्लबों को साथ लेकर के, सभी को साथ और न्याय देकर के हमने 100% रिपोर्टिंग का संकल्प साकार किया। और आप तीनों चीजों, चारों चीजों को अगर मिला देंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि मैं कैसे सभी क्लबों को साथ लेकर के चलना चाहता हूं। मैं सर्वसमावेशी, सर्वव्यापक और सर्वांगीण ऐसे प्रांत का निर्माण करना चाहता हूं, जिसके अंदर हर एक लाइन मेंबर की उसकी यथोयोग्य सम्मान दिया जाए। परमानंद जी, आपका पिछले साल का एलएलसी का काम देख के मेरे मुंह से उसी समय वर्ड निकले थे, लीडर ऐसा चाहिए कि जो हर एक लोगों को एजुकेट करे, ट्रेनिंग दे, लायनिज्म की गरिमा बढ़ाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू अशोक भाई। जो थोड़ी देर पहले मैंने सीधी बात में बात कही थी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को लेके, एक कड़ी जोड़ना चाहता हूं कि हम 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अपने अपने क्लब के दौर पे, अपने अपने क्लब के प्लेटफॉर्म से संपूर्ण वर्ष बहुत ज्यादा परमानेंट प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत सारे सेवा कार्य करते हैं। हम उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्लब को तोड़ा फोड़ी, यहां से निकाल, वहां से जोड़, ये सब काम हम नहीं करते। इसके लिए भी हम थोड़ा सा बिजी रहते हैं। उतनी बात मैं जोड़ना चाहता था। हसुख भाई, थैंक यू वेरी मच। श्रीकांत जी, यू वांट टू से समथिंग? और थोड़ा क्विकली चलेंगे। परमानंद जी, आप डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल ईसा में भी आप बेस्ट प्रेसिडेंट का आपको अवार्ड मिला। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट को पहली बार ऐसा सम्मान मिला होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बाद में आप आरसी में भी बहुत अच्छा काम किया, आपने 21 क्लबों को सब बहुत अच्छा काम किया। जीएलटी में भी आपने गैट के अंदर बहुत अच्छा काम किया, प्रांत को अच्छा दिशा दी, आपने काफ़ी ऑर्गेनाइज किए सेमिनार वगैरह। जब इतना अच्छा चल रहा था तो आपने इस एक अच्छे क्लब जो लास्ट पुणे पहला क्लब माना जाता है, उसमें ठीक है काफ़ी मेंबरों ने बाद में एंट्री की और कि हम एक क्लब के मेंबर हैं, हम एक क्लब के मेंबर है, 50 साल पुराने क्लब के मेंबर है, आए तो अभी ये हम भी सब जानते हैं। लेकिन आपने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया कि ये क्लब छोड़ देना है? आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? सर, लायंस क्लब ऑफ पूना के लिए
एक सम्मान भाव मेरे दिल में है। वहाँ पर सीनियर मेंबर हैं गोविंद जी राठी, विजय राठी जी, जिन्होंने 55 साल का लाइनिज्म वहाँ पर किया है, और आज वो पौधे को इतना बरगद का वृक्ष बना करके वो लेके आए। लेकिन दुख ये होता है कि कोई कुल्हाड़ी लेकर के उस पेड़ को काटना चाहता है। हम उस व्यवस्था की विचारधारा के खिलाफ थे कि इस क्लब ने जो बनाया है, जो इमेज, भारत का सबसे पुराने 4 क्लबों में से एक क्लब लायंस क्लब पुणे था। लेकिन इशू ये था कि कोई वहाँ पर ये सुनने को तैयार नहीं, सबकी आंख, नाक, कान, मुंह सब बंद कर दिए जाते थे एक व्यक्ति विशेष की वजह से कि ये चीज़ें नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। यानी कि क्लब की सर्विस के बारे में बात हो या परमानेंट प्रोजेक्ट के बारे में हो या मेंबरशिप के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बात हो, तो वहाँ पे अलाउ नहीं था करना। वहाँ पे एक ही एजेंडा था कि हमारा एक ये बंदा विशेष है, इसके सामने कोई दूसरा खड़ा नहीं होना चाहिए। और लोगों को कैसे डोमिनेट किया जाता था, अच्छे कार्य करने वाले लोगों को कैसे साइडलाइन कर दिया जाता था। और मैंने पिछले साल देखा है कि जिस तरह से उन्होंने डोमिनेटिंग क्लब में ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की है, गवर्नर सर के साथ में की है और लोगों के साथ में की है, वो एक बहुत ही निंदनीय कार्य था। और उसी की वजह से मैंने अलग होने का निश्चय लिया। थैंक यू वेरी मच। उसी से जुड़ा हुआ बात है कि आज अगर कोई एक क्लब है XYZ, कोई भी, जो आपको लगता है कि आपके खिलाफ है, ऐसा आपको लगता है कोई भी कारण, चाहे वो इलेक्शन का दौर हो या कुछ भी, तो ये पूछा गया है, श्याम कुमार जी माने ने पूछा है, क्या उस क्लब को भी आप परमानेंट प्रोजेक्ट देंगे? यस सर, जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं या मेरे विरोध में हैं, लेकिन एक 8000 मेंबर्स का 130 क्लबों का एक लायंस परिवार है और उसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी के साथ भी मनभेद नहीं रखने वाला। सभी 8000 परिवार को एक कैसे नेतृत्व मिले, सबको यथा योग्य सम्मान मिले, उसका मैं ध्यान रखने वाला हूं। उसके लिए जो बन पड़ेगा मैं 100% करूंगा। इन शॉर्ट, अगर वो सेवा करने के लिए तैयार है तो आप भी तैयार है उनको परमानेंट प्रोजेक्ट देने के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं। सेवा करने के लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसके लिए, बाकी पॉलिटिक्स ठीक है, आटे में नमक सभी जगह चलता है। एनीवे, रमेश भाई क्विकली चलें, आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, उसके साथ में ही कुछ जुड़े हुए प्रश्न है, वह भी आप पूछ लें। थँक्यू द्वारकाजी. मित्रांनो, सीधी बातमध्ये सीधा प्रश्न. माझ्या दृष्टिकोनातून हा जो प्रश्न मी आता विचारतोय, आपल्या डिस्ट्रिक्टच्या भवितव्याच्या दृष्टिकोनातून आणि डिस्ट्रिक्टमधल्या राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा असं मी समजतो. परमानंदजी, जेव्हा तुम्ही लायन्स क्लब ऑफ पुण्याचे मेंबर होता त्यावेळेला आणि मी जेव्हा डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर 2018-19 मध्ये होणार होतो, मी डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर होण्याच्या केवळ 8 दिवसा अगोदर आपल्या डिस्ट्रिक्टमधील 2 क्लबने हजार मेंबर त्यांच्याकडं ऍड केले होते आणि ते एका दिवसात, एका रात्रीमध्ये ऍड केले होते. त्यात तुमचा सुद्धा क्लब होता, ज्यावेळेचा तुमचा क्लब होता लायन्स क्लब ऑफ पुणे. तर हे 1000 मेंबरशिप ज्यावेळी वाढवली त्यावेळी तुम्ही काय करत होता? त्याचप्रमाणे मला आठवते, इफ आय एम नॉट रॉंग, तर त्यावेळेला तुमच्या अर्धांगिनी क्षमाताई शर्माजी ह्या त्यावेळेला सेक्रेटरी होत्या आणि त्याच वेळेला तुम्ही मेंबरशिप कमिटीचे चेअरपर्सन होता. मग तुम्ही सेक्रेटरी आणि मेंबरशिप तुमच्याकडे असताना तुमच्या क्लबमध्ये 1000 मेंबरशिप तुम्ही एका रात्रीत वाढवता, हे गोड बंगाल काय? आम्हाला 2 मेंबर वाढवायचे असतील तर आम्हाला फार विचार करावा लागतो, लोकांना फार हजेजी करावी लागते. आणि अशा प्रकारे मेंबरशिप तुम्ही कशी काय वाढवली? आता ह्याच प्रश्नाच्या बरोबर एका रिजन चेअरपर्सन आहेत, मुरलीधर साठे, माझे परम मित्र आहेत, त्यांनी सुद्धा एक प्रश्न विचारलेला आहे आणि ह्या प्रश्न त्यांनी सुद्धा हाच विचारलेला आहे. तर त्याचं उत्तर आपण द्यावं अशी विनंती. सर, पहले तो मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो बोगस मेंबरशिप आपने नाम लिया है या फिर फिक्टिशियस, जिसके बारे में 4-5 साल से चर्चा चल रही है, अभी इंटरनेशनल ने कुछ क्वेरी वहाँ पे बिठाई हुई है। इंटरनेशनल ने अपने तरीके से वहाँ पर जांच चालू है। क्लब के ऊपर, लायंस क्लब पुणे के ऊपर फर्स्ट टाइम CDRP की प्रोसेस चालू है, यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसेस चालू है। अगर मैं यहाँ पर कुछ कमेंट करता हूँ उस चीज़ के बारे में तो शायद अन्याय होगा, लेकिन जो आपने पर्टिकुलर शब्द यूज किए कि आप GMT चेयरपर्सन थे और क्षमा शर्मा सेक्रेटरी थी, तो जो इन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं उनको मालूम होगा कि हमने सुनीता भाभी का एक कार्यक्रम लिया था, कॉफ़ी विथ सुनीता, उसके अगले दिन ही क्षमा, यानी कि 19 जून की बात है शायद, 19 जून से लेकर के 17 जुलाई तक क्षमा जयपुर थी हमारी शादी के अंदर। पहला चीज़ वहाँ क्लियर होता है। 1 जुलाई को मेरे को लेटर प्राप्त होता है, जो उन्हें हमारे PDC को भी लिखा था और आने वाले प्रेसिडेंट को भी लिखा था और डिस्ट्रिक्ट में भी शायद लिखा था, रामाकृष्ण अय्यर ने। उन्होंने लेटर लिख के बताया था कि मैं जब प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे मालूम नहीं है कि मेरे क्लब के अंदर 1000 मेंबर बढ़ गए। सर, मैं तो GMT चेयरपर्सन था,
तो और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है जो कहते हैं, उन्होंने एक लीगल नोटिस क्षमा शर्मा को भेजा है पिछले दिनों, और कि आप क्लब सेक्रेटरी थे उस टाइम पर, और हमको डॉक्यूमेंट्स भेजो, हमको वेरीफाई करने हैं, इंटरनेशनल को भेजना है। तो सर कितना बचकानी हरकत है, यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि 4 साल से आपके क्लब के रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है, आपके क्लब के अंदर जो मेंबर्स आए वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, आपके क्लब के अंदर उसके रिकॉर्ड्स, जीबी के, बीओडी के रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है, वो अभी तक 4 साल पहले सेक्रेटरी के पास है। इतनी बचकानी चीज़ें और इतने मैच्योर लोगों के द्वारा नहीं किया नहीं चाहिए। और मैं विशेष रूप से कहूँगा कि ये क्षमा शर्मा को इन्वॉल्व करना या परमानंद शर्मा का नाम लेकर के आप बच जाएंगे इन चीज़ों से, मुझे लगता नहीं है। जो गलत किया है वो ऊपर वह देखने वाला बैठा है, लायंस क्लब इंटरनेशनल बैठा है, इसलिए मैं इस चीज़ों पे ज़्यादा कमेंट करने के योग्य नहीं है कि जो भी कमिटी चल रही है वो अपना प्रॉपर डिसीजन लेगी। सर म्हणजे तुम्हाला आता असं म्हणायचं आहे की क्लबच्या अध्यक्षाला माहित नव्हतं, क्लबच्या सेक्रेटरीला माहित सेक्रेटरी नव्हतं, जगह पे थी नहीं। आणि जीएमटी चेअरपर्सनला सुद्धा माहिती करून दिली नाही, आणि हे नहीं मेंबरशिप वाढवले गेले। एक मैं मिनिट, स्पष्ट रूप से बोलूंगा, मेरे को बताया गया था कि अपने क्लब में 1000 मेंबर बढ़ रहे हैं। मैं एवढंच माहिती होतं yes, तुम्हाला, yes. म्हणजे मुरलीधरजी साठे तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले असेल असं मला वाटतं। थँक्यू। या ठिकाणी आणखीन एक त्यालाच अनुषंगून एक प्रश्न आलेला आहे की 1000 मेंबर असताना त्यांना बाहेरचा कोणतरी प्रेसिडेंट घेऊन प्रेसिडेंट का करावा लागतो क्लबमध्ये, आणि तुमचे लीडर हे इंटरनॅशनल स्पीकर आहेत आणि इतर क्लबना ॲडमिनिस्ट्रेशन शिकवतात, तर त्यांच्याच क्लबमध्ये लीडरशिप का डेव्हलप केली नाही त्यांनी? फिर से वही प्रश्न है। फिर व्यक्तिगत एक प्रश्न है जिनका जवाब अलग प्लेटफॉर्म पे अपन देंगे और निश्चित ही देंगे, ठीक है, लेकिन ये मंच सही नहीं है। ठीक है, नो इशू। सीधी बात है, होती है, रोकथोक पण बोलतायत, पण काही प्रश्न बाजूला ठेवलेत, कारण काही गोष्टी ज्या म्हणतात ना की न्यायालयाच्या अधीन आहेत, तेव्हा त्या ठिकाणी ते चालूच आहेत, त्याचं उत्तर आपण नंतर देऊयात, पण लवकरच मिळेल। राजकुमार, हाँ आप प्रश्न पूछिए। स्टेटस को मैं गया था, मैं याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पे कि 2016 में जब मैं प्रांतपाल था तब लायंस क्लब ऑफ पूना गलत स्टूडेंट मेंबरशिप के कारण से स्टेटस को मैं गया था, और यही बात वापस दोहराई जा रही, पता नहीं मुझे। राजकुमार जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? क्विकली 2-3 प्रश्न और हैं, 2-3 प्रश्न और हमें आए हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे और बहुत क्विकली आगे चलेंगे। राजकुमार जी। अभी द्वारका जी ने कहा था कि लायनिज्म फर्स्ट के बारे में, तभी कि लायनिज्म में हम आते हैं तब पहले पूछा कहते हैं कि वह आपकी फैमिली फर्स्ट, बिजनेस फर्स्ट एंड देन लायनिज्म, ऐसा कहते हैं। तो मेरा आपको ये पूछना है कि आपका बिजनेस बड़ा है, आपके बच्चे छोटे हैं, तो क्या तुम गवर्नरशिप को न्याय या जस्टिस दे पाओगे? सर ये एक सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आदमी 70 साल का, 80 साल का भी हो जाएगा, अगर उसका लीडरशिप उसके अंदर नहीं है तो वो वैसा भी नहीं कर पाएगा। इसके अंदर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मेरा भी, क्योंकि अपन सेम बिजनेस से आते हैं, कॉपर इंडस्ट्री से आते हैं, और बताने में हरकत नहीं, क्योंकि मैं ईमानदारी से टैक्स भरता हूँ, और सीए साहब मेरे सामने बैठे हैं। इस साल मैंने 1.5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा है, 200 करोड़ का हमारा टर्नओवर है, और ये मैंने 7 साल के अंदर कमाया है। जब मैं रीजन चेयरपर्सन था, जब जीएलटी कोऑर्डिनेटर था, जब मैं सीएस था, और पूरा टाइम देने के बाद मैंने इस चीज़ को खड़ा किया है। और वो मेरी कंपनी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, श्री बालाजी एंटरप्राइजेस प्रोप्राइटरशिप कंपनी। तो आप इसकी महत्वता समझ सकते हैं कि अगर आदमी करना चाहे और उसके प्रति डेडिकेटेड हो। अगर आज हम उदाहरण यहाँ पे देखें कि राका जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जालान जी हमारे साथ में बैठे हुए, 40 साल की उम्र में गवर्नर बने सर, उन्होंने पूरे परिवार को संभाल करके और आज इंटरनेशनल डायरेक्टर तक पहुंचने की उनकी योग्यताएं हैं। राका जी ने पूरे भारत को एक सूत्र के अंदर बांध के लिया हुआ है, सब व्यापारियों को साथ में बांध कर लिया हुआ है। तो ये चीजों को कहीं अपन ऐसा बता नहीं सकते ना कि फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। आदमी को कैसे टैकल करना है, कैसे उसको अपनी लीडरशिप दोनों को, दुनिया को दिखानी है और उसको प्रॉपर तरीके से बताना है, उसके ऊपर है। अगर मैं अपनी फैमिली से झूठ बोलूंगा और लाइनिज्म के नाम पर गलत काम करूंगा तो ये चीजों का प्रश्न उठेंगे, फिर आपको, आपकी फैमिली आपको रोकेगी। बिजनेस को मैं समय नहीं दूंगा और बिजनेस को समय नहीं देने के बाद में मैं गलत काम करूंगा और लोगों के सामने लेके आऊंगा कि लाइनिज्म की वजह से मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, तो फिर ये प्रश्न उठेंगे। मैं बिजनेस को बिजनेस की जगह पर न्याय देता हूँ, लाइनिज्म को लाइनिज्म की जगह पर जाता हूँ, लेकिन पूर्ण निष्ठा के साथ काम करता हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ उसको निभाने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए जो भी किया है पिछले 10 सालों के अंदर वो सब आपके सामने है।
वेरी गुड। बहुत अच्छा। द्वारका जी, हाँ बोलिए बोलिए एक राजकुमार जी, बोलिए क्विकली। बहुत सही और सही कहा आपने। जैसे कि आपने शुरुआती लाइनिज्म फर्स्ट से की है, तो उसमें क्योंकि वी आर ऑलवेज बिलीव इन एक्शन, हमारी जो टीम है, मैं इतना ही आपके लिए कहना चाहूंगा कि जितना कठिन संघर्ष होगा परमानंद जी, जीत उतनी ही आपकी शानदार होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। फतेह चंद जी, आपका अगला प्रश्न। परमानंद जी, आपने लायनिज्म के अभी आपने 15 जो कार्यक्रम जो बताया, सूत्रों का कार्यक्रम वगैरह आपने बताया कि परमानेंट प्रोजेक्ट वगैरह है, ये तो आपने आपका भविष्य यानी आपका विजन बताया। मगर मुझे थोड़ा जानना है कि आपकी आज ये उम्र, आप सब कहते हैं छोटी है, तो आपकी आज बिजनेस है ये, तो आपकी सोशल लाइफ के बारे में कुछ आप हमें, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं कि इनकी सोशल लाइफ क्या है, क्योंकि गलत गलत प्रचार भी हो रहे हैं। तो मुझे लोगों ने पूछा कि आपने इंक्वायरी की है क्या उनके सोशल लाइफ की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सोशल लाइफ के बारे में अगर बताए तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, अगर यही चीज़ें होती तो मैं उम्र के 21वें वर्ष में जो भारत की सबसे बड़ी छात्र संघ है, अखिल भारतीय विद्या परिषद, उसका नेतृत्व नहीं कर रहा होता। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था सर 2003-4 में। 4.5 लाख बच्चों का नेतृत्व मैंने किया है, स्टूडेंट्स का नेतृत्व मैंने किया है। उसके बाद 7 सालों तक मैं एबीवीपी का नेतृत्व किया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते। जब मैं पूना में यहाँ पर आया तो भाजपा से जुड़ा रहा और भाजपा के नाते मैंने वहाँ पर अपना उपाध्यक्ष के तौर पे अपना कार्यकाल यहाँ पर रखा। लेकिन मुझे लगा कि ये मेरी उम्र सोशल कॉज करने के लिए ज़्यादा अपीलिंग था मेरा, और क्योंकि आपको याद होगा और आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो मेरे कार्यकाल के अंदर, जैसे अभी परमानेंट प्रोजेक्ट की जो बात करता हूँ, मैंने वर्ष के 21वें वर्ष में ही वहाँ पर वो कार्यकाल किया। हमने एक गार्डन बनाया 4 एकड़ के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो रानी लक्ष्मीबाई गार्डन करके, और उस पार्टी के ऊपर अभी परमानंद शर्मा लिखा हुआ है। तो आप महसूस करते हैं, क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ मैं आज बात कर रहा हूँ वो मैं आज से 20 साल पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, और उनको करवाने की सामर्थ्य हम सब लोगों के साथ मिलकर के है। दूसरी चीज़ सर, मैं युवा जागृत संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके अंदर 2700 लोग हैं, पूरे भारत के अंदर ये लोग हैं। हमने हमारे 12th पास जो बच्चे थे तो उन्होंने मिलकर के वो संस्था का निर्माण किया। 42 लोगों से हमने स्टार्ट किया और आज 2700 लोग हैं, जिसके अंतर्गत लास्ट ईयर हमने एक फंड रेजिंग एक्टिविटी की थी, और प्रधानमंत्री सहायता कोष में हमने 2.5 करोड़ रुपए वहां पर हमने उसके द्वारा दिया गया। और उसी कार्य को देखते हुए मेरे को भारत का यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया, युवा खेल मंत्रालय किरण रिजिजू जी के हाथ से प्राप्त हुआ है। नेशनल अवार्ड मेरे को मिला अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथ से 2003-4 के अंदर। ये अचीवमेंट्स मेरे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये किया है, लेकिन जो हमने सार्थक प्रयास किए हैं उसको मान्यता मिली है। उसके अलावा भी एक आशा फाउंडेशन है जो मैं चलाता हूँ, उसका मैं चेयरपर्सन हूँ, जो स्लम्स एरियाज के लिए काम करती है। उसके लिए कंटिन्यू हम लगे हुए हैं और अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा साइड में अगर देखूंगा तो अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद महासंघ जो अपना है, उसका सबसे यंगेस्ट 32 साल की उम्र में मैं पूना का अध्यक्ष रहा हूँ। तो ये चीजें बताने की नहीं है, लेकिन मैं इन उम्र में रहते हुए भी ये काम कर चुका हूँ। और एक सब जो बड़ा उम्र का फैक्टर बता रहे हैं, डर दिखा रहे हैं लोगों के बीच में, मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूँ कि जब हम आईएएस का सिलेक्शन करते हैं, जब हम आईपीएस का सिलेक्शन करते हैं, तो कौन सी उम्र की 50 साल की उम्र में जाकर करते हैं या 60 साल की उम्र में जाकर करते हैं? उनको 19 साल से लेकर के और 22 साल की उम्र में जाकर के आईएएस आईपीएस देश के कर्णधारों का सिलेक्शन किया जाता है। तो यूथ को लेकर के जितनी नेग्लेंसी यूथ लीडर ने क्रिएट की हुई है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो सबसे बड़ा एक चिंतनीय विषय है, और उसका एक मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए सर। नहीं, आपने वो कहते हैं सीधे सीधे ही बात कह दी, और एकदम सही है कि वही बार बार वही बात आती कि अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं, या भला उसकी कमीज मेरे कमीज से सफ़ेद कैसी। इन चक्रों में उलझे पड़े हैं मैं समझता हूँ, और उसी में उलझाहट के कारण ये सारा चल रहा है। आप 2 छोटे छोटे प्रश्न आए हैं, उनमें मैं समझता हूँ इसका उत्तर तो मैं भी दे सकता हूँ। महेश जी रहाणे ने पूछा है कि क्या आप जब गवर्नर बनेंगे तो महिला सदस्यों का भी डिसीजन मेकिंग में कुछ पार्ट होगा, या खाली पीडी जी ही डिसीजन लेंगे? वो एक उन्होंने पूछा है, तो वो उसका प्रश्न एक छोटे से टुक जवाब दे सकते हैं आप? मैंने 3 चीजें अपने 15 सूत्रीय कार्यक्रम में रखी है कि हम कैबिनेट के अंदर 50% महिलाओं की संख्या आरक्षित करने जा रहे हैं। सभी क्लबों में
महिलाओं की, हमारी माताओं बहनों की यथा योग्य उपस्थिति हो, उसलिए जो भी महिला मेंबर्स क्लब में आएगी उनके लिए किसी भी तरह का डिस्ट्रिक्ट ड्यूज हम नहीं लेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने के लिए रोटेशन सिस्टम इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रथा है, उसके अंदर हम उनको शामिल करने जा रहे हैं। वो मुझे भी अच्छा लगा। आज तक कभी हमने इस बारे में वाकई में नहीं सोचा। मैं यहाँ पे मेरे सभी साथी पास गवर्नर्स बैठे हैं जो जूम के द्वारा भी देख रहे हैं। जो 2 महिला गवर्नर्स बनी वो अपने बलबूते पे बनी, लेकिन कभी रोटेशन में हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि महिलाओं के लिए क्यों ना एक वर्ष हम लोग क्यों ना रखें। इस बात को मैं डेफिनेटली आपका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोई बड़ी बात नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं। मैं कबूल करता हूं, सीधी सीधी बात है तो इसके द्वारा और सच्चाई के द्वारा कबूल करता हूं कि हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। हमने क्या, किसी ने नहीं सोचा। जिन्होंने रोटेशन बनाए 2-2 बार आगे होके, उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन जो परमानंद जी आपकी सोच है उसको मैं सैल्यूट करता हूं। एक छोटा सा प्रश्न और आया है अमित कोटकर का कि व्हाट आर योर प्लान्स अबाउट यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। सर, अभी पिछले 2-3 सालों में वो डिजिटल मैन का जो टैग लगा है, उसी को अपन सदुपयोग करना चाहेंगे कि जो 100% रिपोर्टिंग संभव हो पाई है, जो हम क्लबों को न्याय दे पाए हैं। सर, आप देखेंगे कि दिवाली कार्निवल हमने सेलिब्रेट किया और दिवाली कार्निवल पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो अप्रिशिएट क्लब थे जिनको अच्छा काम किया है, टॉप 10 के अवार्ड हमने दिए। तो वहां पर एक चिंता की विषय हमारे एक व्यक्ति विशेष के दिमाग में आई कि 20 अवार्ड वहां पर दिए गए टॉप 20 के, और 20 में से 16 अवार्ड उस ग्रुप को, उनके हिसाब से उस ग्रुप को चले गए। हमको 4 ही अवार्ड मिले। लेकिन सर, ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। हमने टेक्नोलॉजी में ऐसी व्यवस्था कर दी, कोई चाहकर के भी ह्यूमन इंटरफेरेंस ना रहे। जो उस क्लब ने काम किया है उसको यथा योग्य सम्मान मिलना चाहिए, और उसी का नतीजा है कि क्लबों में एक जोश है। वो काम करने को, रिपोर्टिंग करने के लिए लालायित रहते हैं। हर एक काम को अलग अलग माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से गवर्नर सर को पहुंचाते हैं, इंटरनेशनल को पहुंचाते हैं। और उसी का एक सबसे बड़ा परिणाम यह है कि इस साल अब तक 17 करोड़ रुपए की एक्टिविटी हो चुकी है इस प्रांत के अंदर, और मेरे को लगता है कि 2 महीने के अंदर और 3 करोड़ रुपए की एक्टिविटी होगी। 20 करोड़ रुपए की एक्टिविटी एक साल के अंदर, यह अचंबा नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट हो पाई है, इसलिए वो फिगर हमको मिल पाया है। तो जो भी होगा, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर सदुपयोग किया जाएगा और सबको साथ लेकर के उसकी एक विचारधारा एक सुनिश्चित की जाएगी। एक ऐसा ही प्रश्न है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, है, तो फिर हमारे में से कुछ मित्र होते ही हैं ऐसे कि इसका सबूत क्या है, या ऐसा हुआ ही नहीं था। तो वैसे ही आपके लिए एक प्रश्न आया है कि ये कोविड की स्थितियां देखते हुए आपने पिछले 2 महीनों में बहुत कार्य किया है, लोगों ने देखा है, अखबारों ने उसका ध्यान दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब जगह पे बात चल रही है। लोग उसकी मतलब खुद हमारे मेयर आपके प्रोग्राम में आए हैं। फिर भी प्रश्न करने वालों ने तो कर ही दिया कि ये केवल इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आपने किया है। ऐसा एक प्रश्न फैलाया जा रहा है या पूछा जा रहा है सर, उसके बारे में क्या? मैं चाह रहा था कि लायंस कोविड टास्क फोर्स को इलेक्शन से ना जोड़ा जाए, लेकिन एक बहुत निंदनीय प्रयास है। जिसने भी ये किया है उसको अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों मैं जब भी इस प्रक्रिया से क्लबों के साथ जुड़ रहा था तो वो क्लब इस चीज़ के गवाही हैं। वो 70 से 75 क्लब जिनसे मैं लास्ट 1 महीने में जुड़ा हूँ, कभी भी मैंने इलेक्शन की भी बात नहीं की है, ना मैंने उनसे वोट मांगा है, ना उनसे मैंने किसी तरह का। मेरा ये था कि लायंस क्लब एक सेवाभावी संस्था है, और इस आपदा काल में, इस महामारी में, अगर हम संस्था के माध्यम से लोगों का भला नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर इलेक्शन लड़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम लोगों का भला नहीं कर पा रहे तो फिर अपना भला भी नहीं हो सकता है। तो इसी को मात्र रखते हुए हमने 6 अलग अलग कार्यक्रमों को डिजाइन किया, अलग अलग क्लबों से जुड़े। लेकिन सर, दुख का विषय यह है, जो मैंने हमारे गवर्नर सर से भी साझा किया था, बहुत से लोगों को भी बताया कि सर, ये इस 1 महीने की प्रक्रिया में ना इतनी गंदी राजनीति होगी, मेरे को अपेक्षित नहीं था, और सेवा कार्यों को लेकर के होगी। जिस भी क्लब को मैं साथ लेकर के, फोटो में वो बंदा आ गया, यानी कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, जो आपको मालूम होगा 75 क्लब्स ने मास्क और सैनिटाइजर हमसे कलेक्ट किए, उन्होंने उनका सेवा कार्य किए। हम चाह रहे थे कि उनके अंदर से डर निकले
वो वापस इस मुख्य धारा में आए सेवा कार्य करने के लिए। लेकिन जिस जिस क्लब ने मास्क लिए उनको पास फोन जाना स्टार्ट हो गया, क्यों लिए, क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा। जो लोग उस फोटो फ्रेम में दिख गए उनके पर्सनली क्लबों को जाकर डिस्टर्बेंस करने लग गए। मेरे सामने 2-3 लोग बैठे हुए हैं, वो इस चीज को मानेंगे यहाँ पर कि उनको प्रेशराइज किया गया क्लब के थ्रू, उनके सीनियर मेंबरों के थ्रू प्रेशराइज किया गया कि प्रेशराइज किया गया कि आप लायंस कोविड टास्क फोर्स के अंदर काम ना करें। दूसरी चीज, हसमुख भाई यहाँ पर है, इतना एक बचकानी हरकतें, यानी कि उसकी मूल आत्मा के साथ कैसा गद्दारी किया सकती है या उसके साथ में उसको मरने दिया जा सकता है कॉन्सेप्ट को। इनके क्लब के सदस्य हैं, बहुत माननीय डॉक्टर हैं, उन्होंने हमको आमंत्रित किया, लायंस कोविड टास्क फोर्स में बहुत उम्दा काम किया और उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दी कि जब मैं डॉक्टर स्मिता सुराना जी और राहुल सुराना जी दोनों ने हमको ये बताया कि भाई मैं किसी भी तरह का आपसे चार्ज नहीं लूंगी, लेकिन लाइनिज्म को लेकर के आप इतना बड़ा काम कर रहे हो ना, तो मेरी भी एक नैतिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं संस्था के लिए कुछ करूं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो, लेकिन मेरी डॉक्टर्स की टीम आपको दूसरी जगह भी हेल्प करेगी। और उन्होंने स्वेच्छा से आगे आते हुए, जो लायंस क्लब ऑफ पुणे सुप्रीम ने डोनेशन हमको दिए हैं, और उन्होंने आगे आते हुए कि जो हमारा डोनेशन है, हमारा खर्चा है, जो हम करना चाहते हैं वो हम आपको डायरेक्ट नहीं देकर के हमारे हॉस्पिटल के ऊपर करेंगे। सुप्रीम ने लीड लिया, लेकिन लायंस कोविड टास्क फोर्स को उसके लिए आगे किया कि आपने समाज में एक सही संदेश देने के लिए इस एक्टिविटी को करें और लोगों को साथ जोड़ें। लेकिन उस तरह की जितनी गंदी राजनीति इस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, कुछ सदस्य सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर उसको लिखना स्टार्ट किया है, कुछ को मेंबर्स को नहीं मालूम था, लेकिन जिसको मालूम था वो चौकसी करके आए, वह देख करके आए, उन्होंने उसको गलत तरीके से पेश किया। किसी जगह अगर मेंबर को मालूम नहीं है या कि क्या हुआ है, अगर वो प्रश्न करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको मालूम है और वो उसको राजनीति करना चाहे तो गलत विषय है। हमने ताराचंद हॉस्पिटल के साथ में टाई अप किया और मेरे को उसमें दुखी बात है कि आप तो उसमें शामिल हैं ताराचंद हॉस्पिटल को। हमने उनको 10 लाख रुपए सहायता देने का प्रस्ताव उनको रखा था कि 5 लाख रुपए और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के माध्यम से हमने उनको, पूरे डिस्ट्रिक्ट ने एक बहुत बड़ा संकल्प उनको दिया। 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम लेके आ गए, लेकिन इसको काट करने के लिए, उसको राजनीति इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, लोगों को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए जिस तरह का माहौल तैयार किया गया ना सर, वो निश्चित ही मेरे को एक बार लगा था कि आपने ये इलेक्शन का दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इससे ही पूरे ढंग से बदनामी इस संस्था की जा रही है। थैंक यू वेरी मच। हमने भी कई जगह देखा, व्हाट्सएप पे भी महसूस किया, ऐसी कई चीज़ें हमने देखी, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करते आए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करने में ही ज़्यादा आनंद रहता है। निगलिजेंस इज द बेस्ट पॉलिसी जो कहते हैं कि जो काम करते हैं वो करते ही रहते हैं। और जब मन से एक बार समझ लिया, धार लिया, जब गवर्नर ने ये प्रोग्राम लिया और डिस्ट्रिक्ट का ये प्रोग्राम है, तो इसमें राजनीति की क्या बात है, इसमें तो काम हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने जिस तरीके से काम किया है इस दुविधा की घड़ी में भी, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस तरीके से भाग दौड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ सोनी जी सामने बैठे हैं ताराचंद हॉस्पिटल। कल मैंने एक केस गोपाल जी राठी के थ्रू भेजी, जो सीरियस थी, एक लेडी जो कोलकाता से, एक पास गवर्नर राजकुमार जी अग्रवाल, उन्होंने मुझे बताया यहाँ एक लेडी मिश्रा है, उसके बारे में मैंने बात करी, तुरंत हमारे वहाँ पे उनको एडमिट कर लिया गया, उनका इलाज हुआ। ये बहुत अच्छी व्यवस्था आपने करके दी है, तो इसके लिए मैं खुद अनुभव मैंने किया है। द्वारका जी, मैं नहीं कहूंगा। हाँ बोलिए जल्दी से। द्वारका जी, ये अपने वर्दी गवर्नर सर अभय जी शास्त्री जी ने ये टास्क फोर्स जो किया है, वो तो थोड़ी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये तो उनके नेतृत्व में चल रहा है, फिर ये सवाल कहाँ आता है? और जो भी मेरे तरफ से कार्य किए गए हैं वो इलेक्शन को लेकर के कतई नहीं है, क्योंकि वो सब क्लब इसके साक्षी हैं जिनसे मैंने सर 70-75 क्लब से संपर्क किया है, उनसे किसी भी तरह की मैंने वोट की डिमांड भी नहीं की है सर। एक छोटा सा प्रश्न आया है, अभी हम समाप्ति की ओर है, छोटे छोटे 2 प्रश्न और हैं, उसके बाद हम समापन करेंगे। उसमें राहुल जी वेडने नासिक से, उन्होंने प्रश्न किया है, इंटरनेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग में क्या चेंजेस करेंगे, यस डिजिटल या जिस तरीके से? राहुल जी, मैंने आपका कंसर्न देखा है और पिछले साल भर रिपोर्टिंग को लेकर के जिस तरह से आप चिंतित रहे वो मैंने मान के लिया है। अभी जब मेरा प्रयास रहेगा कि हम गवर्नर बनेंगे तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हम इस तरह का करना चाहते हैं जहां से ये सुनिश्चित हो कि जो आप इंटरनेशनल की रिपोर्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट ही आपकी डिस्ट्रिक्ट की एक्टिविटी में रिपोर्ट हो जाए।
उसका फ़ायदा ये होगा, उसके लिए बैकएंड जो टीम हम लायंस हेल्प डेस्क सेंटर का निर्माण कर रहे हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि आज की तारीख में अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि 17 करोड़ रुपए की एक्टिविटी हमने डिस्ट्रिक्ट में की है, लेकिन जब इंटरनेशनल पर हम देखते हैं तो वो एक्टिविटी मात्र 1.5 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की दिखाई देती है। तो इतना बड़ा जो डिफरेंस है उसको खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव मेरे पास ऐसा है कि जो हम इंटरनेशनल को जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्टिंग में समाहित हो जाएगी। उससे फायदा ये होगा कि हमारे इंटरनेशनल पे जो हम डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट करते हैं वो ग्राफ उसका बढ़ता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे और सीधे सरल तरीके से आपने प्रश्नों के उत्तर दिए। बहुत सारे और प्रश्न आ रहे हैं, आपके और प्रश्न भी आ सकते हैं, लेकिन इनको भेजते रहिए। आगे आने वाले समय में जब हम आपके सामने रीजन वाइज आएंगे, आपके सामने बैंक्वेट्स लेके आएंगे, ऑफ कोर्स अभी तो रूबरू नहीं मिल सकते, और लेकिन जब कभी ये इस तरीके से हमारा रीजन वाइज मिलना होगा तब उन प्रश्नों के आपसे सीधे सीधे हम उत्तर देंगे। और भी एक दो चीजें सजेशन के रूप में आई है, उनमें एक छोटा सा सजेशन ये आया है कि नितिन जी नाइक हैं, उन्होंने लिखा है कि सभी पीडीजी को, सीनियर मेंबर्स को रिक्वेस्ट है कि वो ग्रुप बनाने अवॉइड करें फ्यूचर में। ग्रास रूट लायन और नए मेंबर्स आर रनिंग अवे फ्रॉम लाइनिज्म, उन्होंने जो कहा है। नितिन जी, ग्रुप कोई बनाता नहीं है, जिसको जहां कंफर्ट होता है वो वहां जाके बैठ जाता है आणि सिंहांना कळपात राहायला आवडतं, हे लक्षात ठेवा। मी जेव्हा अनेक वर्षापूर्वी जेव्हा फक्त एक लायन सदस्य होतो तेव्हा मी असाच एका सिनियर कॅन्डिडेट होते ते इलेक्शनला, त्यांनाही मी हेच म्हणलं होतं, तेव्हा त्यांनी मला जे उत्तर दिलं होतं ते नंतरच्या काळात मला त्याचं उत्तर मिळत गेलं की सिंहाला कळपात राहायला आवडतं। प्रत्येक क्लबचा आपला एक ग्रुप असतोच, पण तुम्ही जे म्हणताय त्याप्रमाणे चांगल्या कार्यासाठी जर का तो ग्रुप होत असेल तो होऊ देत की। आता सुद्धा या कोविडच्या कार्यासाठी एक खूप चांगला ग्रुप तयार झालाय आणि खूप सेवाभावी सदस्य एकत्र आलेत। काय वाईट आहे, चांगल्या कार्यासाठी होता हरकत नाही, पण तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे धोक्याची जागा मात्र आपण थोडीशी अवॉइड केली पाहिजे की त्या ठिकाणी। आणि तुम्ही बघताय की असे ग्रुप जे होते ते संपत चाललेत, जे चुकीच्या कामासाठी एकत्र येत होते ते संपत चाललेत, हळूहळू संपतीलही। आपण एका चांगल्या प्लॅटफॉर्मवरती एकत्र येऊ, एका चांगल्या छताखाली एकत्र येऊ। जसं परमानंदजी सांगितलं की इलेक्शनमध्ये खर्च होण्यापेक्षा आपण जर का ते चांगल्या कार्यासाठी जर त्या कॅन्डिडेटकडनं आपण घेऊन जर का चांगले कार्य, हे अनेक वर्षापासून माझी संकल्पना आहे, स्वप्न आहे, पण इलेक्शन होते त्याला काही वेळेला अवॉइड केलं जात नाही। प्रयत्न केले जातात, दरवर्षी प्रयत्न केले जातात की इलेक्शन अवॉइड व्हावी, पण होत नाहीत काही काही वेळेला। काही काही वेळेला त्या कॅन्डिडेट्सना घोड्यावरती बसवलं जातं आणि त्यांना चौकापर्यंत नेलंही जातं, पुढे ते घोडा सोडून देतात आणि त्याचा तो कॅन्डिडेट आणि तो ते बघून घेतात, पण तोपर्यंत तो घोड्यावरती बसलेला असतो, तो उतरू शकत नाही। आणि अशा कित्येक अनेक वेळेला असे त्रास झालेले आहेत। प्रयत्न करूयात, यांचं चांगलं स्वप्न आहे परमानंदजींचं, त्याप्रमाणे एक ऐड ऑन करना चाहूंगा। हाँ, ऐड करिए। नितिन नाइक जी, मैं थोड़ा सा ऐसे मत भिन्नता रखता हूं सर से कि मैं ग्रुप बनाना चाहता हूं, लेकिन 8000 मेंबर्स का ग्रुप बनाना चाहता हूं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट एक साथ आकर के एक आवाज में इस प्रांत को पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाना चाहे। तो उसके लिए, वो ग्रुप बनाने के लिए मुझे आपके भी हेल्प की आवश्यकता है और आप सहयोग करेंगे, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। ऑटोमेटिकली हो जाएगा परमानंद जी। मुझे जो जिस तरीके से दिख रहा है, जिस रास्ते पे और जिस मंजिल की तरफ ये डिस्ट्रिक्ट जा रहा है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और हम तो अच्छे की कामना करेंगे, हम तो जुड़ने से, वो कहते हैं ना अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हम भी उसी उक्ति पे चलेंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ ही रहे हैं, शायद वो आपके माध्यम से आ जाएं, किसी भी कारण से। हम तो वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, जब जागे तभी सवेरा, इसी बात पे आगे चलते हैं। और बहुत से प्रश्न है, अविनाश जी कुलकर्णी ने कहा है कि यहाँ के पहले भी जो प्रांतपाल थे उन्होंने जो समान न्याय दिया है वही परंपरा आप आगे चालू रखेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। आपकी बातें सुन के घनश्याम जी कलाटे ने कहा है कि लायंस की प्रतिमा ऊंची उठे, इसके लिए इसके बाद मैं कोशिश करूंगा। देखिए, मोटिवेट हो रहे हैं लोग, आपकी बातों से हो रहे हैं, आपके विचारों से हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग और भी ऐसी बातें आते रहेंगी। मैं इस बात को, या इस सीधी बात को, या रोक ठोक की बात को समापन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी पास गवर्नर्स का, पास काउंसिल चेयरमैन, सबका विशेष धन्यवाद दे दूं। लेकिन समापन करने से पहले परमानंद जी अपनी ओर से
बात कहना चाहते हैं, एक समाज, एक डिस्ट्रिक्ट को, इस लायनिज्म को एक मैसेज देना चाहते हैं, वो आप दे दें, उसके बाद मैं समापन कर दूंगा। दोस्तों, जिस तरह आपने भर भर करके मुझे प्यार दिया है, आपके सुझाव, आपके मार्गदर्शन में एक डिस्ट्रिक्ट को भव्य दिव्य प्रांत बनाने का हमने संकल्प लिया है। और लायनिज्म फर्स्ट की विचारधारा को लेकर के अगर आपके मन में लगता है कि हम लायनिज्म को उच्चतम स्थानों पर ले जा पाएं, आपके सहयोग से हम इस प्रांत को एक नव उत्थान और पुनरुत्थान की प्रक्रिया में, विकसित करने की प्रक्रिया में लेके जा पाएं, तो आप निश्चित ही उप प्रांतपाल द्वितीय के रूप में मुझे निर्वाचित करें, अपना आशीर्वाद दें, और आपका साथ और विश्वास रहेगा तो हम सब मिलकर के इस प्रांत के सुनहरे दिन पक्का वापस लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। परमानंद जी, आपको एक बात कहना चाहता हूं, जितने प्रश्न थे उसके बहुत समाधान कारक उत्तर हमें मिले हैं, और यही आप सब देखने वालों की भी राय होगी। और आप में से जितने भी, शायद सभी होंगे, 600-700 से ज्यादा लोग इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे सभी शायद वोटर्स होंगे, या उनमें से कई वोटर्स होंगे। अफवाहों पे विश्वास ना करें। वो घड़ी डिटर्जेंट है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो परमानंद जी को हमने देखा है वर्षों से काम करते हुए। अगर हम भी जुड़े हैं तो उसका कारण है कि उनका कार्य है, वो कार्य देखें, उनकी कार्य प्रणाली देखें, उनके मन के भाव समझें, उनकी तैयारियां देखें, और जिस तरीके से वो तन मन और धन, हम शपथ लेते हैं लायनिज्म की, तन मन और धन से हम लायनिज्म की सेवा करेंगे। अगर उसके लिए वो तैयार हैं तो हम उनका पूरा पूरा साथ देंगे। वो कहते हैं ऐसी ही सितारों वाली रात होगी, ऐसी ही जज्बातों की बात होगी, मुसाफिर तुम मुसाफिर हम, अगले मोड़ पर फिर मुलाकात होगी आपसे, और फिर रूबरू बात करेंगे। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शबा खैर। थैंक यू दोस्तों। मैं अंत में, सर ने इतने अच्छे माहौल में मीटिंग का समापन किया है, एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी ये 10 दिन जो हैं वो कयामत के 10 दिन हैं। आपके कानों में जहर घोले जाएंगे, अब वहाँ आपको बताई जाएगी। लेकिन किसी भी चीज़ों पर विश्वास करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप मुझसे एक बार संपर्क कर लें कि जो भी आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ आपको बताया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। बस इतना सा अनुरोध है, आप उसको मान रखेंगे, मैं पूरा विश्वास है। थैंक यू सर।